मूकं करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिं तत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दसागरम् अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते एंड गुड इवनिंग। चलिए, आज 21 तारीख है, 21 जून है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। और उसी के साथ साथ मैं आज ये सेशन का हमारा लास्ट दिन रहेगा। अभी ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। ये सेशन हमारा क्वेश्चन आंसर रहेगा, आप अपना शेयरिंग कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, कुछ भी हो, एनीथिंग रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, जो भी हमने चर्चाएं की, जो भी हमने समझा सीखा, कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी आप में से अगर कोई अपना शेयर करना चाहता है एक्सपीरियंस शेयर करें, अदरवाइज कोई बात नहीं, आप अपना सवाल पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। अनम्यूट एक मिनट, शायद यहाँ से मैंने ये किया हुआ है। हाँ, अभी करें अनम्यूट, अभी अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम, नमस्ते। तो आज मतलब मैं शेयर करना चाहूंगा कुछ कि मेरा अनुभव ऐसा रहा कि मैं मेडिटेशन में पहले से जैसे ईशा से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेडिटेशन और ये सारी चीजें कर रहा था मैं, ऑन एंड ऑफ कर रहा था मैं। जी जी। लेकिन लेकिन वो एक कनेक्ट हो नहीं पा रहा था चीजों से, ऑफ ट्रैक जल्दी हो जा रहा था। और छोटी छोटी चीजें हमेशा ऐसे अनआंसर्ड थी, जैसे शायद हाँ कुछ। तो ये 21 दिन अ, मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी छोटी छोटी चीजें थी, बहुत सारी चीजें क्लैरिटी मिली है, बहुत ज्यादा चीजों को लेके, और टेक्निक्स बहुत अच्छे से समझने को मिली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके साथ जो सहवास मिला है 21 दिन का, वो मैं शब्दों में प्रकट नहीं कर सकता। सही में बहुत अच्छा। सो थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत ही अच्छा शेयरिंग, अच्छा लगा मुझे। और कोई सवाल है तो पूछ सकते हो आप। बहुत छोटी छोटी चीजें ट्रांसफॉर्मेशनल थी मेरे लिए पर्सनली। जी 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 जी। और मैं जरूर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है चीजों को, लेकिन मैं जरूर अभी इम्प्लीमेंट करूंगा इसको। क्योंकि वो रहता है कि एक बार कोई चीज खत्म होने के बाद उसका प्रेजेंस ज्यादा होने लगता है, वो चीजों का महत्व। करेक्ट तो करेक्ट। इसलिए वो इम्प्लीमेंटेशन मैं जरूर करूंगा, जिससे कि वो जर्नी कंटिन्यू हो सके। फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। फॉलो करेंगे ना तो ये क्या है, ये साइंस बहुत ही सिंपल है एक्चुअली। बस यही है कि इसको हैबिट में लाना है। हैबिट में लाओगे तो फिर इसके रिजल्ट मिलते हैं हमें। बाकी और कुछ नहीं है इसके अंदर में। आज एकादशी थी, पता है कि नहीं? आज एकादशी है एक्चुअली। हाँ, मैं उपवास करता हूँ गुरुजी। पिछले हाँ, 1.5 साल से मैं एकादशी का वेरी उपवास। गुड वेरी गुड। तो क्या किया आज एकादशी के उपवास में, क्या किया? अनम्यूट करो, अनम्यूट, आप म्यूटेड हो।
मतलब मैं कुछ खाता नहीं हूँ गुरुजी एकादशी के दिन, सिर्फ पानी पे रहता हूँ। हाँ। पिछले, हाँ, 1.5 साल से मैं कर रहा हूँ एकादशी का उपवास ऐसे बहुत ही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पानी पे रहना अच्छा है उपवास से, मतलब ऐसे ही होना चाहिए। मैंने मतलब मैंने आज देखा जाए तो कल, मतलब मैं वन टाइम मील पे रहा हूँ खाली, और अभी मैंने मील लिया। मेरा योगा का सेशन रहता है ना, तो बॉडी एक्सर्ट हो जाता है काफी। तो आज इंटरनेशनल योगा डे था, तो मॉर्निंग का सेशन अपना बहुत ही अच्छा रहा। उसके बाद फिर मैं पूरा दिन बिजी था दूसरे कामों में। फिर शाम को भी एक सेशन था इंटरमीडिएट वालों के लिए, तो वो मैंने लिया था। मैं वो आज मैंने फेसबुक पे डाला था, वो इंटरमीडिएट पोस्टर्स, मतलब इंटरमीडिएट प्रैक्टिस के लिए। तो उसमें काफी एग्जर्शन हो जाता था, तो फिर इरादा तो नहीं था कि हम कुछ खाएंगे, ऐसा ही था कि रॉ फूड ही लेंगे। लेकिन बाद में फिर प्रैक्टिस खत्म हुई तो फिर बॉडी ने बोला कि अभी कुछ खाना पड़ेगा, क्योंकि कल सुबह फिर प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। मतलब कल सुबह है ना, फिर वो जो चाहिए ना वो एनर्जी वो नहीं मिलेगी, इसलिए कार्बोहाइड्रेट लेना जरूरी था, क्योंकि स्वेटिंग बहुत हो जाता है इसमें ऐसा। तो लेकिन इट्स वंडरफुल, आज मैंने एक्चुअली पूरा दिन कुछ नहीं खाया था सुबह से, मतलब आई जस्ट हैड माई, मैं बाहर गया, नारियल पानी पी के आ गया, और उसके बाद फिर अपना दूसरा कुछ काम था वो चल रहा था। और फिर दोपहर को मैंने बनाना और पपीता खाया। फिर उसके बाद फिर मैंने 3-4 बजे, 3 साढ़े 3 बजे के आसपास मैंने थोड़ा सा एक बाउल सलाद खाया। तो ऐसा ही था कि कुछ नहीं करेंगे आज, है पूरा ही ऐसे ही चलाएंगे। लेकिन शाम को जब मैंने वो इंटरमीडिएट प्रैक्टिसेस कर दी ना, फिर बॉडी ने बोल दिया कि अभी खाना पड़ेगा। तो फिर मैंने वो खा लिया। एक्चुअली क्या होता है ना कि रियल भूख का एहसास होना चाहिए, तभी हमें खाना चाहिए। कई बार क्या होता है ना, कई बार मेरे से भी ऐसा हो जाता है कि आज चलेगा यार, आज भले भूख कम है, नहीं है, खा लेते हैं, बट दैट इज नॉट द वे टू इट, अंडरस्टूड। तो जब हम उपवास करते हैं, एकादशी करते हैं, तो उस दिन हमें पता चलता है कि यार वाकई में भूख लगी है। दूसरे दिन पता चलता है कि तक कड़क भूख लगती है। वो जो कड़क भूख है ना, वो रियल भूख है हमारी। ऐसी भूख में अगर खाएंगे ना तो हजम हो जाता है, अंडरस्टूड। तो कहना ये चाहूंगा कि सबसे बेस्ट तो यही है कि अगर आप एक टाइम कुक मील पे रहोगे ना, सबसे हेल्दी रहोगे आप। यू विल लिव द मोस्ट हेल्दी लाइफ। 2 टाइम कुक कुक फूड यानी कि ग्रेन्स की बात कर रहा हूँ। अगर 2 टाइम ग्रेन्स खाओगे ना, 2 टाइम ग्रेन्स भी ठीक नहीं है फिलहाल। फिलहाल की जर्नी, फिलहाल के जो हेल्थ को लेकर की जो टाइम चल रहा है, उसमें भी 2 टाइम ग्रेन्स मैं नहीं समझता हूँ ठीक है एक्चुअली। अनलेस एंड अनटिल अगर आपका एक्सर्शन काफी ज्यादा है तो बात अलग है। एक्सर्शन नहीं है तो एक ही टाइम कुक मील लेना चाहिए ग्रेन्स का। बाकी रॉ फूड खाते रहो बढ़िया से, अंडरस्टूड। रॉ फूड खाते रहो बहुत बढ़िया से, उसमें खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, बहुत बढ़िया। आपको कल रात को मैंने नहीं खाया था, कल शाम को मैंने खाली सलाद खाया था। कल भी एक टाइम कुक मील था मेरा, ओनली वन टाइम ग्रेन, वो कल दोपहर को मैंने खाया था। उसके बाद इवनिंग को 7-7:30 मैंने 7-7:30 बजे सलाद खाया। फिर 10-10:30 बजे सो गए, सुबह उठे। आज योगा बड़े अच्छे से हुआ। वैसे भी योगा मेरा अच्छे से होता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर मील अच्छा नहीं, मतलब मील अगर अभी भी ऐसा लग रहा है कि इंटेस्टाइन में है, तो फिर योगा अच्छे से होता नहीं है। वो आप लोगों को नहीं पता चलता है, मुझे पता चलता है। मेरे बॉडी के मूवमेंट से ही मुझे पता चल जाता है कि सेम पोस्चर जो मैं बहुत आसानी से कर लेता हूँ, वही सेम पोस्चर में मुझे हेवी लगता है। तो उसके पीछे का कारण वही है कि जो हमारी आंत है वो खाली होनी चाहिए। अगर हमारा इंटेस्टाइन भरा हुआ रहेगा, प्रैक्टिस अच्छे से नहीं होती है। आज हम समराइज करेंगे और सवाल जवाब भी रहेगा, तो क्या होगा ना कि एक रिवीजन जैसा हो जाएगा। तो अगर किसी को सवाल है तो पूछ लीजिए। जी जी, निर्जला एकादशी का व्रत कैसे खोलना चाहिए? कल हाँ, मैंने तो पानी भी नहीं पिया। क्या बोल रहे हो? एकादशी के व्रत में आज मैंने जल भी नहीं लिया, निर्जला उपवास किया है? बिल्कुल निर्जला। हाँ, तो बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। और उसको मतलब कल को खाना पीना स्टार्ट कैसे करना है? मतलब कल जो है आप क्या करें, आप अपना जूस से स्टार्ट करें, फ्रूट वूट खाइए, रॉ फूड पे
रही है। फिर धीरे 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 जैसी भूख निकलेगी ना, फिर वैसे स्टार्ट करना। अनाज को तो शाम को ही रखना, अनाज जो है वो शाम तक लेके जाना, दोपहर को अनाज मत खा लेना। निर्जला किया है ना, तो थोड़ा उसको धीरे धीरे, अभी क्या पूरा जो अमाशय है वो सिकुड़ चुका है एकदम। अमाशय मोस्टली इतना ही रहता है, अंडरस्टूड, ये साइज का अमाशय रहता है। एक गुब्बारे की तरह, बलून की तरह, हम जितना खाएंगे उतना ये खुलेगा। एक टाइम में ये 450 से 500 ग्राम भोजन ले सकता है कंफर्टेबल सिचुएशन में। वैसे तो 1 किलो तक भी जा सकता है ये, लेकिन 1 किलो में ओवर इट पूरा एकदम बलून जैसे ना, एकदम एज पे आ जाता है, एकदम बस अभी फट सकता है, वैसा हो जाएगा। तो कंफर्टेबली 450 से 500 ग्राम, आधा किलो के आसपास अमाशय होल्ड कर सकता है कंफर्टेबली। तो उसमें क्या है ना कि अभी जैसे जिस दिन निर्जला करते हैं ना, तो उस दिन मतलब उसी दिन जो ना अमाशय पूरा सिकुड़ जाता है, अंडरस्टूड। उसको टोटल रेस्ट मिलता है। निर्जला उपवास में तो कंप्लीट रेस्ट मिलता है। और निर्जला उपवास केवल हेल्थ के लिए नहीं होता है, इसका बेनिफिट हमको स्पिरिचुअल लेवल पे भी बहुत मिलता है। मतलब अगर अगर कोई इंसान मेडिटेशन या कोई स्पिरिचुअल साधना कर रहा है, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट करना चाहता है, संकल्प करना चाहता है कोई मजबूत, तो अगर उसने निर्जला उपवास को हथियार बनाया कि मैं कितने उपवास करूंगी जब तक ये सिद्ध नहीं होता है, तो जिस दिन अगर आप निर्जला उपवास करते हो, तो उस दिन वही थॉट आपके दिमाग में चलता है, अंडरस्टूड। और पूरा दिन आपका सबकॉन्शियस माइंड एक ही विचार को लेकर के चलता है कि मुझे ये पाना है, 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 मुझे ये पाना है। तो इससे क्या होता है कि साइंस ये कहता है, आपने खाली 17 सेकंड अगर अच्छे से फोकस कर लिया दिन में 3 टाइम, एक टाइम 17 सेकंड, टोटल पूरे दिन में अगर आपने 17 × 3 टाइम्स फोकस कर लिया अच्छे से, तो भी मैनिफेस्ट हो जाता है। ये तो पूरा दिन हम फोकस करते हैं। निर्जला उपवास जो है, इसके अंदर वो पूरा पेट खाली रहता है हमारा, आंतें भी हमारी शांत हो जाती है, पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक जो है ना अपना पूरा शांत हो जाता है। मोर देन 70% एनर्जी यहां से डाइवर्ट हो जाती है, पूरा माइंड की तरफ चला जाता है। और यहाँ पर मैं जो क्योंकि पूरा कंट्रोल जो है माइंड के हाथ में आ जाता है ना, क्योंकि अभी फूड तो नहीं दिया उस दिन हमने फूड नहीं दिया, तो बॉडी क्या सोचता है कि अभी इसको ब्रह्मांड से एनर्जी लेनी पड़ेगी। आज सॉलिड फूड नहीं है, न पानी है, फिर भी शरीर को स्वस्थ रखना है, जीवित रखना है, और खाली स्वस्थ जीवित नहीं, उसको चलाते भी रहना है। तो कहीं ना कहीं से वो एनर्जी प्रोक्योर करेगा। तो जो अदर एलिमेंट्स है, जैसे एयर एलिमेंट है और स्पेस एलिमेंट है, वहां से एनर्जी प्रोक्योर करेगा। तो वहां से एनर्जी प्रोक्योर करने के लिए शरीर कुछ नहीं करेगा, जो है ये हिस्सा करेगा, मन का, माइंड का पार्ट करेगा। ये पार्ट खास करके ये जो रहता है ना, ये ब्रह्म रंध्र, यहाँ क्राउन चक्र है, वहां से एनर्जी आती है। और अगर उस दिन खाते ही नहीं है ना, निर्जला उपवास के दिन क्या होता है ना कि पेट खाली है, तो सीधी सीधी बात है, एनर्जी डाइजेशन में बिजी नहीं है, एनर्जी ऊपर की तरफ जाएगी, यहाँ जाएगा, क्राउन चक्र ओपन होता है, तो आपका माइंड जो होता है ना बहुत सॉलिड हो जाता है। इसलिए देखो महात्मा गांधी उपवास बहुत करते थे, इतने उपवास करते थे कि उन्होंने उपवास कर करके उसने अपनी मन की शक्ति को बढ़ाया और देश को आजादी दिलाई। वो उपवास इसलिए करते थे क्योंकि अपने विचारों पे कायम रहना चाहते थे, कि वो अपने विचार जो है ना वो हिले नहीं, वो अपने विचार से ना हटे, जो उसको जो सोच। और दूसरी बात क्या है कि उपवास के दरमियान ही आपको पावरफुल थॉट्स आते हैं, इंटेंस थॉट आते हैं, आपको जो करना होता है ना एग्जैक्ट वही थॉट आता है, यहाँ वहां के फालतू विचार नहीं आते। कोई भी अगर आप लक्ष्य लेके चले हो, जीवन में कोई भी लक्ष्य है, निर्जला उपवास अगर आप करते हैं, तो उसके स्पिरिचुअल बेनिफिट ये है कि आपका जो माइंड है ना स्टेबल हो जाता है उस पर्टिकुलर थॉट पे, और उससे रिलेटेड उसको मैनिफेस्ट करने के लिए जो हमें आइडियाज चाहिए वो निर्जला उपवास हमें देता है। एम्प्टी स्टमक विल क्रिएट एन एम्प्टी माइंड विल क्रिएट मोर आइडियाज, अंडरस्टैंड। तो वैसे वैसे आइडियाज आपको मिलेंगे, आप उसने उस पर अमल कर दिया,
आपको बहुत ही कम टाइम में रिजल्ट मिल जाता है। इसलिए जितने भी लोग उपवास करते हैं ना, और वो तो पहले तो बहुत ही प्योर माइंडसेट वाले होते हैं। उपवास यानी कि मैं कौन से उपवास की बात कर रहा हूँ? निर्जला उपवास और लिक्विड उपवास। उसके अलावा दूसरे कोई उपवास इतने पावरफुल नहीं है, नॉट इवन रॉ फूड ऑल्सो। रॉ फूड भी बहुत बढ़िया है, लेकिन वो भी एक भोजन में आ जाता है। उपवास बोले तो निर्जला उपवास या फिर लिक्विड डाइट, जैसे पानी पे हो गया या फिर कोई जूस वूस हो गया, ऐसा विदाउट एनी सॉल्ट एंड शुगर एंड कोई दूसरी कोई चीज ना लेकर। तो ऐसे पावरफुल क्लैरिटी आती है माइंड में, करना क्या है जीवन में क्लैरिटी मिलती है उससे। स्ट्रेस लेवल पूरा बॉटम पे आ जाता है टोटल। भयंकर से भयंकर बीमारी निकल जाती है निर्जला उपवास से, भयंकर से भयंकर। निर्जला और लिक्विड डाइट, कोई भी बीमारी रहने दो ना, कैंसर भी सॉल्व हो जाता है इससे, जला देता है पूरा अंदर से भीतर से। अंडरस्टूड? सिंपल है। जब सपोज कि रोग है तो रोग को बढ़ावा किस चीज से मिलता है? फॉरेन एलिमेंट से। अगर बॉडी के अंदर में फॉरेन एलिमेंट जितनी देर के लिए पड़ा रहेगा उतने बैक्टीरिया क्रिएट होते हैं, और उतनी शरीर की ताकत, शरीर को उतनी ताकत लगानी पड़ती है उस बैक्टीरिया को बाहर निकालने के लिए। एक तो डाइजेस्ट करने के लिए, फिर उसको बाहर निकालना है। तो शरीर का कम से कम 50 से 70% ऊर्जा उसमें खर्च हो जाती है। बाकी का शेष बचता है 20 to 25%, जिसमें पूरे दिन काम भी चलाना है और हीलिंग भी करनी है। तो हीलिंग पावर वहां कम हो जाती है। आप जैसे ही उपवास करते हो तो पहले तो क्या होता है ना कि बॉडी का जो मैक्सिमम एनर्जी जो स्पेंड होता है डाइजेशन में, प्रोसेसिंग में, वो बंद हो जाता है। इसलिए एनर्जी ड्रेन बंद हो, या वहीं पर में 50-60% तो बेनिफिट उसी से मिलना शुरू हो जाता है। तो एनर्जी आपने उतनी बचाई, अभी वो एनर्जी कहाँ लग जाएगी? बॉडी के अंदर में अगर कुछ डैमेज है, कुछ मरम पट्टी करनी है, कुछ ठीक ठाक करना है, तो पूरी ताकत हीलिंग में चली जाएगी। चाहे रोग हो, चाहे कोई कुछ लगा हो, कुछ भी हो, तो पूरी शक्ति जो है उस रोग को ठीक करने में लग जाएगी। तो जितनी स्पीड, जितना टाइम लगता है दवाई खाने से, भोजन खाने से रोग को ठीक करने के लिए, शायद होता भी नहीं है ठीक, उससे बहुत ही कम टाइम में निर्जला उपवास या फिर उपवास करके या रॉ फूड रह करके बहुत ही कम टाइम में आप अपने रोग को ठीक कर सकते हो, सुपर स्पीड से ठीक कर सकते हो। कोई भी रोग आप ले लो ना, दुनिया का कोई भी रोग का नाम ले लीजिए, आप एड्स भी ले लीजिए इसके अंदर, क्योंकि जब हम उपवास करते हैं तो बॉडी के अंदर में मैं नाम भूल गया मैं क्या होता है, उससे एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसी शक्ति द्रव्य निकलता है कि जितना भी फॉरेन एलिमेंट है बॉडी के अंदर में, उसको नोचने का काम, उसको खाने का काम करेगी, एब्जॉर्ब करने का काम करेगी। क्योंकि बॉडी क्या सोचेगा, बॉडी का इंटेलिजेंस क्या सोचता है कि यहाँ पर में फूड नहीं है बॉडी में, उसको काम चलाना है। तो जो बॉडी के अंदर में जो फॉरेन एलिमेंट मौजूद है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ फूड बट इन द फॉर्म ऑफ टॉक्सिन, उस टॉक्सिन में से भी न्यूट्रिशन लेने की सोचेगा बॉडी का इंटेलिजेंस, देखेगा कि कितना इसमें से निकाल सकता हूं मैं, जितना होगा वो निकाल लेगा, यानी कि उतना भी वो एब्जॉर्ब हो गया, बराबर खर्च हो गया वो। बाकी का जो शेष बचता है ना, बॉडी उसको जला देती है, इट बर्न्स, टॉक्सिन्स जल जाते हैं उपवास में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसके कारण लोगों के रोग बहुत ही तेजी से क्योर हो जाते हैं उपवास में। मैंने कई सारे केसेस पढ़े भी है और कई सारे केसेस देखे भी है जिन लोगों ने उपवास करके अपने रोग को ठीक किए हैं। फास्टिंग अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत 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 बड़ी ताकत है। लेकिन आज के टाइम में क्या है, लोगों की हिम्मत नहीं है फास्टिंग करने की, बस यही प्रॉब्लम है। दवाई खा लेंगे, अदरवाइज परेशान होते रहेंगे। फास्टिंग करेंगे ना, बहुत ही कम टाइम में वो जैसे थे वैसे स्वस्थ हो जाएंगे।
आयुर्वेद में लिखा है लंघनम परम औषधम। लंघनम मीन्स उपवास, परम औषधम सबसे बड़ी दवा ही उपवास है। फास्टिंग इज द मोस्ट पावरफुल मेडिसिन, या यूं कहो कि थेरापी ऑन द प्लैनेट। फास्टिंग एक ऐसी थेरापी है जो बाय डिफॉल्ट कुदरत ने सभी जीव जंतु में डाला है। फास्टिंग जानवर भी करते हैं, पता है? फास्टिंग जानवर भी करते हैं। हम देखने नहीं जाते कि वो कितना खाते हैं पूरा दिन में, या कब खाया कब नहीं खाया। जिनके घर में पेट होता है ना, उन्हीं के पता होता है, अदरवाइज नहीं पता चलता है। फास्टिंग वो भी करते हैं टाइम टू टाइम। जब उनको लगता है कि आज नहीं खाना, नहीं खाएंगे वो लोग, कितना मर्जी रख दो उसके सामने। जब जंगल में, खेतों में जो जानवर रहते हैं, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली ऊंट वगैरह, जो भी डोमेस्टिक एनिमल की बात कर रहा हूँ मैं, वाइल्ड एनिमल उसमें से ओमनीवोरस वाले ले सकते हैं हम। कार्निवोरस तो बिल्कुल उनको जंगल में ही रहना होता है। तो जो ओमनीवोरस और जो हर्बीवोरस जो एनिमल्स है, वह लोग भी एक ऐसा सिस्टम फॉलो करते हैं जिसमें वो अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, खास करके फूड को लेकर। वो लोग समय से पहले खाते नहीं है, और भूख होती है तभी खाते हैं। ये बाय डिफॉल्ट है। हम कभी भी खा लेते हैं, समय के पहले और समय के बाद भी खा लेते हैं। सबसे बड़ा फर्क ये है हमारे में और जानवर। इसलिए जानवर लंबे टाइम के लिए हेल्दी रहता है, कभी करुण मौत नहीं मरता है, कभी ऐसी डेथ नहीं मरता है कि डिजीज हो गया, रोग हो गया और मर गए। नहीं, एक्सीडेंट मौत हो सकती है, और हंटिंग करके जो उनको मार दिया जाता है, दैट इज द इकोसिस्टम। और जानवर जो है, जब उनको बुखार या इंडाइजेशन वगैरह ऐसा कुछ होता है, तो वो लोग बिल्कुल नहीं खाते हैं जब तक वो ठीक नहीं हो जाता है। 2 या 3 दिन या 4 दिन, 4 दिन भी नहीं लगता है, 2 से 3 दिन में नॉर्मल हो जाते हैं वो लोग। वो धूप में जाकर के बैठ जाते हैं। मैं अपने पिछले साल अपने राजस्थान जयपुर अपने फ्रेंड के यहाँ गया था, उनके यहाँ 2 बिल्ली, उनके घर में उन्होंने 2 बिल्लियां रखी। बहुत ही नेचुरल तरीके से उनको रखता है। फैमिली वेजिटेरियन है, तो कुछ घरों में मैंने देखा है कि बिल्लियां जिनके घर में होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, कैट फूड खिलाते हैं। रेडीमेड मिलता है बाजार से, पेट शॉप में कैट फूड आता है। कॉम्बिनेशन रहता है नॉन वेज का और कुछ चीजों का, और वो उनको खिलाते हैं। कुछ घर जो रहते हैं उनको दूध पिलाते हैं, उनको वेज फूड खाने की कोशिश कराते हैं, खा भी लेते हैं, क्योंकि जब उनको भूख लगती है क्या करेंगे। लेकिन दे आर एब्सोल्युटली कार्निवोरस। बिल्लियां जो है कार्निवोरस है, और उनको एक पर्टिकुलर मात्रा में ही भोजन लेना पड़ता है। जैसे कि अगर आप बिल्ली के सामने 2 से 1 किलो 2 किलो अगर आप मटन रख दोगे, मांस रख दोगे, तो आपको क्या लगता है वो पूरा खा जाएगी? है? भले ही वो उसका भोजन है, ताजा 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 चिकन काटो या बकरे को काटो, वहां रख दो उसके सामने, आपको क्या लगता है पूरा का एक बिल्ली पूरा का पूरा बकरा चट कर जाएगा या पूरी बिल्ली खा जाएगी? नहीं। बिल्ली का पेट ही इतना इतना छोटा पेट है उसका। बिल्ली पैदा हुई है चूहा खाने के लिए। चूहे को मारेगी, कबूतर को मारेगी, कौवे को मारेगी, उसमें से जितना मीट निकलता है ना, उतना ही उसको चाहिए, बस उतने में ही उसका पेट भर जाता है। एक चूहा उसका भोजन है, दैट्स इट। चूहा कितना, इतना सा चूहा रहता है, अंडरस्टैंड? मुश्किल से आधा किलो वजन होगा उसका। सब हड्डियां मांस पेशियां सब मिला जुला करके उसमें से फाड़ करके उसके बीच का जो रहता है वो खा जाती है बिल्ली। वही उसका डाइट है। पूरी मुर्गी रख दोगे तो मुर्गी पूरी नहीं खाएगी, एक पोर्शन खा लेगी। अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो आप समझो ना, 100-200 ग्राम से ज्यादा वो भोजन नहीं ले सकती एक बार में बिल्ली। मैंने उसको देखा, मेरा जो फ्रेंड है वो क्या करता है, बाद थोड़ा सा कसाई की दुकान में जाकर के वो रोज नहीं हफ्ते भर का की वो स्टॉक बना के लेकर के आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ चिकन और कुछ और मिलाकर के, और वो जो रहता है उसको फ्रोजन करता है। अंडरस्टूड? निकालता है रेफ्रिजरेटर से,
उसको ओवन में डालता है, वार्म अप करता है, दे देता है एक छोटे से प्लेट में। मैंने उसको पूछा यार तू इतना ही देता है इसको? इसने बोला कि भाई इसकी टेंडेंसी जो है ना खाने की, इतना ही खाते हैं ये लोग। हम इंसान ऐसे सोचते हैं कि यार इतने से क्या चलेगा, इससे से क्या 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 चलेगा। तुम सोचो जरा, उसको खुला छोड़ दोगे, ये पूरे दिन में एक कबूतर हंट करती है या एक चूहा हंट करती है, और वो उसका डाइट रहता है। तो बोले कि बिल्ली की फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड करती है कि वो उनको जितना हो सके, अगर वो नेचुरल खाए, हो सके जगह है उतनी ही खाएगी, तो ही वो छलांग मार पाएगी। और उसकी जो लचक हम देखते हैं ना, उसका जो साइलेंट, जो उसके स्टेप्स रहते हैं, पता भी नहीं चलता है कि बिल्ली पास से गुजर रही हो। अंडरस्टूड? इतनी सॉफ्ट और टेंडर। मैं 4-5 दिन था उसके घर पे, तो मैंने बड़ा ऑब्जर्व किया, खेला भी बिल्लियों के साथ में। तो वो ज्यादा नहीं खाती है वो, और उनको धूप, मतलब मैंने उनको नेचुरल टेंडर, उनका घर काफी बड़ा है तो धूप भी आती है नेचुरल, तो उसको काफी बिल्लियों को घूमने फिरने मिलता है। तो मैंने देखा कि वो जब पता है कि सुबह का वक्त होता है, वो अपने आप जाती है, जैसे ही धूप आती है बालकनी में, अपने आप बालकनी में चली जाती है, और वो वहां पर मैं आधा 1 घंटा सो जाती है, सन बाथ लेती है, बड़ा अच्छे से सन बाथ लेती है। ये मैंने उनको ऑब्जर्व किया पूरा दिन। गेटिंग माय पॉइंट? और भी मतलब उसकी जो, वो जो एक्सक्रीट करती है टॉयलेट और सुसु वगैरह, तो उसके लिए उसने स्पेशल एक दूसरी एक बालकनी, वहां पर मैं उसने पूरा एक मिट्टी का एक पूरा उसने बनाया है, एक टब, उसमें मिट्टी रहती है, वो जाती है उसमें सुसु पॉटी कर लेती है। तो उनको वैसा एनवायरनमेंट उसने बना के दिया। मैंने बड़ा ऑब्जर्व किया, वो जल्दी सो जाती है। हम लोग जागते रहते थे हॉल में 10-11 बजे तक, और वो बिल्ली मैंने देखा 7:30-8 बजे तो सीधा, बोले टीवी चालू हो, लाइट चालू हो, उसका एक कोना था हॉल में चुपचाप अपना सो जाती थी, चुपचाप सो जाती थी, शोर चाहे भले ही कितना चल रहा हो। जब उनको सोना होता है तब उनका ये सेंस खत्म हो जाता है, बंद कर देते हैं अपना सेंस, चुपचाप सो जाते हैं। अलर्ट जरूर रहते लेकिन सो जाते हैं। और सुबह जल्दी उठते थे, 4-4:30 बजे, 4:30 4:30 4:30 5 बजे के आसपास। अभी ये बिल्ली ब्रह्म मुहूर्त में उठती है, सनसेट के बाद तुरंत सो जाती है, आधे 1 घंटे में, ज्यादा लेट नहीं। दिन के टाइम पे खाती है, रात के टाइम पे खाती भी नहीं, अनलेस अनटिल उसको पूरा दिन नहीं मिला हो तो मैंने उनको देखा, मैंने बोला इसको जिस तरीके से एनवायरनमेंट दिया गया है ना, तो उसको वैसे वो ओपन ही रखा हुआ है। तो मुझे समझ में आ गया, एकदम बहुत ही समझ में आ गया कि इंसान भी इस तरीके से जीने के लिए ही पैदा हुआ है। लेकिन हम लेट सोते हैं, लेट खाना खाते हैं, सब कुछ लेट 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 करते हैं, डिले करते रहते हैं। और बीच बीच में बिल्लियां मांगती भी नहीं थी खाना, यानी कि हम कुछ ना कुछ खाते रहते थे, वो यहाँ वहां घूमती रहती थी, जाकर के ऐसा नहीं चलो ठीक है पड़ा हुआ मुंह मारो, नहीं, उसका पेट भरा हुआ तो बस खाली वो खेलने कूदने में रहती थी। ऐसा नहीं कि पूरा दिन वो बस खाली हंटिंग में ही, खाने में ही चक्कर में रहती है बस। तो ये जो है जानवर जो है हमसे ज्यादा हैप्पी लाइफ जी रहा है, माय पॉइंट। क्योंकि वो अपना अपना नेचुरल फूड खा रहा है, जिसके लिए वो बॉडी बना है। कोई भी एनिमल ले लो, और वो जरूरत के हिसाब से खाते हैं, ज्यादा नहीं खाते हैं। और जब उनको इंडाइजेशन हो जाती है या कुछ भी ऐसा होता है, तब वो लोग उपवास करते हैं। वो लोग काफी ओपन स्पेस में रहते हैं और धूप लेते रहते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जल्दी सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं। सुबह जल्दी उठने के बाद मैंने उन बिल्लियों को भी देखा था क्या करते हैं, उठने के बाद वो भी अपना एनिमल योगा करते हैं। कैट स्ट्रेच रहता है उनका, कैट स्ट्रेच जो मैं कराता हूँ ना, मैं व्याघ्र श्वासा कराता रहता, पीठ ऊपर फिर पीठ नीचे,
आचो स्पाइन अप, आचो स्पाइन डाउन, वो कैट स्ट्रेच है, वहां से आता है वो। तो कैट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जो मैं आप लोगों को कराता हूँ, वो बिल्लियां वो खुद करती है वो। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया, मुझे बहुत ही सीखने को मिला। इसमें से नेचर को ऑब्जर्व करोगे, आपको आपको नॉलेज आने लगेगा। हमारा जो शरीर है वो 3 टाइम खाने के लिए बना ही नहीं है। नेचुरल अवस्था की बात कर रहा हूं मैं। इसका इसका अगर आपको जीता जागता है अनुभव करना है, आप 3 टाइम खा करके देख लेना, आपको हमेशा पेट हैवी लगेगा। आप लगातार अगर आप 3 टाइम भोजन लेते हो एवरी डे, आपको ऐसा लगेगा कि आपका स्टमक ब्लॉटेड है, भारी भारी लगेगा। अभी तो 2 बार लेने से ही लगता है। लगता है ना 2 बार लेने से? हाँ, 2 बार लेने से भी लगता है, मुझे पता है ना। अभी एक टाइम रॉ फूड और एक टाइम कुक की आदत लग गई है। यस, अगर दोनों बार लिया तो फील्स वेरी हैवी। हाँ, हमारा शरीर जो है ना, एक ही टाइम कुक फूड खाने के लिए बना है। ग्रेन्स की बात करूं तो मैं 3 टाइम में तो ऐसा लगेगा ब्लॉटेड है, आपको गैस बनी रहेगी, आपको सर भारी भारी लगेगा, आपको नींद आती रहेगी। दोपहर को वो आदमी सोता ही सोता है। जो 3 टाइम भोजन लेता है ना, उसको दोपहर को नींद लेनी ही पड़ती है, आधा 1 घंटा, वरना नींद नहीं लेगा तो वो आलस करेगा जोर जोर से। बैठे यार, ठीक है यार, बाद में कर लेते, 4 बजे के बाद कर लेंगे, चाय आने देते हैं। अंडरस्टूड? ये हालत होती है उसकी। और जो आदमी 2 टाइम भोजन लेता है ना, इतनी हालत उसकी आलस वाली नहीं रहती है, लेकिन उसका पेट भरा हुआ रहता है। उसको ऐसा लगता है कि हाँ बस ठीक है, ओके बस ठीक है, मतलब ज्यादा कुछ करने को मन नहीं करता है। और जो आदमी एक ही टाइम पका हुआ भोजन खाता है ना, वो हाईली एनर्जेटिक रहता है। अंडरस्टूड? हाईली एनर्जेटिक रहता है, क्योंकि ऑलमोस्ट आपका पेट है 16 से 18, सब मिनिमम 16 से 17 घंटा आपने उसको एम्प्टी रखा हुआ है। अंडरस्टूड? एक टाइम कुक फूड खा के देखो, आपका मोशन उसी दिन बाहर आएगा। 2 टाइम खाओगे मोशन बाहर नहीं आएगा। 2 टाइम खाओगे, आपको तो आज खाया, आज ही का आज मोशन बाहर आएगा। अगर आपने सुबह ही एक टाइम भोजन ले लिया ग्रेन का भी, शाम में बाहर आ जाएगा, कि स्पेस है ना, आपने और बॉडी को आपने ज्यादा फूड दिया नहीं है, तो जो फूड है उसी पे ही पूरी फोकस चली जाएगी, अच्छे से डाइजेशन हो जाएगा। और कड़क भूख लगेगी वो अलग। कड़क भूख का लगना बहुत जरूरी है अगर हेल्दी लाइफ जीना चाहते हो तो। अंडरस्टूड? अगर कड़क भूख नहीं लगती आपको डेली बेसिस पे और आप खाते हो, तो आप बीमारी को इन्विटेशन दे रहे हो। यू आर गिविंग इन्विटेशन टू द डिजीज, रोग को निमंत्रण दे रहे हो। इवन शेर भी रोज शिकार नहीं करता है, पता है? हफ्ते में 4 दिन में, मेरे ख्याल से 3 से 4 दिन में, मैं अभी कुछ डिस्कवरी चैनल देख रहा था एनिमल का, उसमें मैंने देखा मैंने 3 से 4 दिन में एक बार शिकार करता है शेर, और 2 दिन सो जाता है शेर। पूरा हरण अगर उसने आक्रमण किया, उसके भाई बंधु नहीं है आसपास में, अकेला शेर है, और अकेले शेर ने हरण का शिकार कर दिया, वो पूरा का पूरा हरण वो खा जाएगा अकेला। तो 2 दिन सो जाता है, उठता भी नहीं है शेर, पड़ा रहता है। डॉक्यूमेंट्री मूवी देख लेना, एशियाटिक लायंस का, गिर फॉरेस्ट का एशियाटिक लायन का पूरा डॉक्यूमेंट्री है, 1 घंटे का, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स है उसमें। तो जो जंगल में है ना, ये घूमते अपने क्या बोलते हैं, ट्रैकर लाइन ट्रैकर घूमते हैं। उनका काम ही है, सरकार उसको पैसा किस बात का देती है, आप हर एक लाइन के पीछे ट्रैक रखो लाइन का, ताकि कोई उसको शिकार तो नहीं कर रहा है। अंडरस्टूड? जंगल बहुत बड़ा है ना, कोई आदमी चला जाएगा बंदूक लेकर कि सोचेगा चलो शिकार करूं, तो वो ट्रैकिंग रखते हैं और वो रिकॉर्ड बनाते हैं उसका। और वो ये भी देखते हैं कि अगर कोई शेर बीमार पड़ा है या जो भी है, तो उसकी देखरेख करने के लिए, उसकी दवा दारू करने के लिए ट्रैकिंग रखना पड़ता है। तो ये ट्रैकर जो है ना, ये कोई मामूली जॉब नहीं है, कठिन से कठिन जॉब है, ये बहुत कठिन जॉब है ये। और ये जनरेशन से जनरेशन चलता है, पास ऑन होता है, बहुत साहस वाला काम है। आप देखिए, वो
तो मैंने उसमें देखा, तो एक शेर जो है हरण का शिकार करती है और वो खा जाती है उसको। 2 दिन सोती रहती है वो, बस ऐसे ऐसे करवटें बदलती है और सोती रहती है, उठने का नाम ही नहीं लेता है। बाजू से जीप जाती है ना, शेर पड़ा रहता है उधर ही। आप सोच लीजिए, मतलब ये क्या इंडिकेट करता है? भोजन जितना देर तक पड़ा रहेगा, जितना हैवी भोजन रहेगा, बॉडी को सुस्त होकर की लेटना पड़ेगा और कोई कारण नहीं है। कच्चा मांस खाता है ना शेर, भारी मात्रा में एसिड निकलता है उसमें पेट में से, तो अगर वो भागेगा तो पचा नहीं पाएगा। इसलिए उसको क्या होता है ना, अपने पेट को लटका भी नहीं रख सकता, खड़ा भी नहीं रख सकता है। वो मांस है, भारी मात्रा में मांस खाए, वजन है, कम से कम 30-40 किलो हरण होगा, उससे भी ज्यादा भारी वजन होगा उसका। तो पूरा का पूरा निगल जाता है हड्डियों को छोड़ करके। मैं समझता हूँ 20-30 किलो तो मांस खा ही जाता होगा वो अकेला शेर। इतना भारी वजन, सीधी सीधी बात है, पेट को जमीन के साथ ही रखना पड़ेगा, अंडरस्टूड, ताकि जो उसकी जो थैली है पेट की वो लटके नहीं और आराम से डाइजेस्ट करता रहे। भाग नहीं सकता आदमी उसमें, आदमी क्या कोई नहीं भाग सकता है उसमें भरे हुए पेट से, अंडरस्टूड। वो तब उसको 3 से 4 दिन चलता रहता है। 2 दिन उसका पूरा डाइजेशन में जाता है, 2 दिन वो सो जाता है, तीसरे दिन वो उठता है, भूखा नहीं होता है, उठता है, सोचता है मुझे अब नेक्स्ट शिकार अगले 1-2 दिन में। तीसरा दिन वो बस खाली थोड़ा टहलता वहलता है, एंजॉय करता है, जंगल वंगल थोड़ा घूमता है, देखता है हाँ सब ठीक है, बढ़िया है, कौन किधर है, ताक में बैठा रहता है। चौथे दिन वो आक्रमण के मूड में रहता है पूरा एकदम। डॉक्यूमेंट्री देखो आप, वाइल्ड एनिमल का डॉक्यूमेंट्री देखो, आपको आपकी जिंदगी समझ में आ जाएगी। हम किसके लिए पैदा बने ना, उसमें जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स है ना, वो जिंदगी से बड़े ही जुड़े हुए हैं नेचर के साथ में, 100% जुड़े हुए। वो उसी में वो लोग बोलते हैं वी ह्यूमंस दिस एंड एनिमल्स दिस, वो सारे समझाते हैं उसके अंदर। तो ये जो रहता है अपने सर्वाइवल के लिए, चौथे दिन वो बड़े ही ताक में रहता है, उसको पता है कौन जानवर किधर है, इसलिए तो उसको जंगल का राजा बोला गया है। चीते की तरह दर दर नहीं भटकता है शेर, शेर को इंटेलिजेंस दिया है, और शेर चीते की तरह तेज भाग भी नहीं सकता, अंडरस्टूड। उसको तो बस खाली वॉच रखना है कि यहाँ मेरा शिकार है, जाएगा फटाक आक्रमण करेगा, खा जाएगा उसको, शांत बस चुपचाप। लेकिन चीता वो नहीं है, शेर को पता है कि मेरा भोजन हरण है, गाय है, भैंस है, इस प्रकार का भोजन है। लेकिन चीता जो है वो मैन ईटर भी है, उसको भूख लगेगी तो वो धोखा दे देती है, किसी को भी खा लेती है वो, अंडरस्टूड। तो ये फर्क है इसके अंदर में। तो उसको भी पता है कि मेरा भोजन क्या है, लेकिन हमें नहीं पता है। हमें पता है फिर भी हम खाते रहते हैं यहाँ वहां। शेर खाता है क्या? 2 से शेर हमसे ज्यादा भारी है? और सबसे ज्यादा रॉ लाइफ वो जीता है हमसे। वो नहीं खाता है 2 से 3 टाइम, वो हफ्ते में 2 टाइम खाता है खाली मुश्किल से, और हम दिन में 3-3 टाइम खाते हैं। तो हमारा जो बॉडी है वो डिजाइन, नेचुरली इट इज नॉट डिजाइन टू ईट 3 टाइम्स, अंडरस्टूड। जी पूछिए। हाँ गुरुजी, ये सवाल है, 2 सवाल है मेरे इसके ऊपर, उपवास के ऊपर। कि मेरा ये अनुभव है कि जैसे कभी निर्जला उपवास के बारे में जैसे आपने बताया अभी, तो निर्जला उपवास में मेरे साथ मेरा ये अनुभव है कि कभी कभी जल भी पीने नहीं पिया तो भी बॉडी रिलैक्स रहती है, डिमांड नहीं करती बॉडी। लेकिन कभी कभी ये मेरे उपवास में बॉडी डिमांड करती है, फूड नहीं, लेकिन अगर पानी नहीं पीता हूं तो जो ऑर्गन्स हैं अंदर के, वो ऐसे पता नहीं कौन सा ऑर्गन है वो अंदर, किडनी या जो भी है, बट
वो ऐसा खिंचाव महसूस होता है उसमें, और फिर पानी पीने के बाद शांत और ठीक लगता है। तो निर्जला उपवास हर टाइम पे बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये भी मेरा एक सवाल था उसमें कि, तो ये एक सवाल है कि जब बॉडी डिमांड करती है, नहीं रह सकती, या भूख लगती है या पानी के लिए डिमांड करती है, तब निर्जला उपवास में वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये एक सवाल है। और और दूसरा सवाल ये है कि जैसे मैं खुद जैसे एकादशी करता हूँ, तो कल रात को जब जो मैंने भोजन किया, उसके बाद अभी मैंने भोजन किया 24 घंटे के गैप के बाद। तो ये अभी जब उपवास छोड़ते हैं हम, तो उसमें आइडियल भोजन क्या करना चाहिए 24 घंटे के गैप के बाद? क्योंकि जैसे अभी आदत यही है कि रोटी मतलब एक अनाज का खा लिया, दाल चावल सब्जी रोटी जो भी खा। तो ये दो सवाल है मेरे। देखिए, निर्जला उपवास करने के टाइम पे ना, अगर प्यास लग जाती है तो जल आचमन कर सकते हो। इतना सा लिया पानी, आप तो मेरे ग्लास में इतना सा आपने लिया इसमें से और ले लिया, जो मंदिर में हमको प्रसाद मिलता है ना चरणामृत के हिसाब से, बस उतना, उतने से देखो पहले काम चलता है कि नहीं चलता। नहीं चलता है तो फिर थोड़ा सिप ले लीजिए प्रॉपर। ये हो गया, प्रैक्टिस लगती है इसके लिए। निर्जला उपवास सोच लिया कि चलो जिंदगी में अभी पहली बार हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं और उस दिन पूरा दिन निर्जला करेंगे, हो सकता है बॉडी सपोर्ट नहीं करे, क्योंकि खाने की आदत है। तो उसको ग्रेजुअली वो स्टेज पे लेके जाना पड़ता है। पहले उसको रॉ फूड में लेके जाओ, फिर उसको फ्रूट फास्टिंग में लेके जाओ, फिर उसको लिक्विड फास्टिंग में लेके जाओ, फिर उसको जल आचमन फास्टिंग में लेके जाओ, फिर निर्जला उपवास में लेके जाओ। ट्रेनिंग, हमेशा ट्रेनिंग देनी पड़ती है, ये बराबर। दूसरा जो रहता है, आपने जो पूछा था कि एकादशी का जो उपवास रहता है कि कैसे करना चाहिए। आइडियली एकादशी का उपवास बोले तो, अगर आज एकादशी अभी चल रही है, कल एकादशी खत्म होती है, कल उपवास तोड़ना चाहिए। ये हमारा टाइमिंग है, ये हमने स्ट्रक्चर किया है। ठीक है, चलो कल शाम को 8 बजे खाया सो खाया, तो आज शाम को आपने 8 बजे खाया, दैट इज नॉट द वे टू डू इट। कल आपने खाया वो कल के खाते में गया, अंडरस्टूड? तो आज आपने खाया वो आज के खाते में गया। आज आपने फास्टिंग की तो वो आज के खाते में ही लिखा जाएगा वो, अंडरस्टूड? जनरली फास्टिंग एक मील से फास्टिंग नहीं होती है। हमने नाम दिया है कि मैं एक टाइम भोजन लेकर के फास्टिंग करता हूं, वो इंटरमीडिएट फास्टिंग में आ जाता है। इट इज नॉट अ कंप्लीट फास्टिंग, अंडरस्टूड? तो अगर आप ऐसा सोच करके एकादशी कर रहे थे तो वो वैसा एकादशी नहीं होता है। एकादशी मीन्स एकादशी मतलब या तो आप बिल्कुल भी ना खाए, अंडरस्टूड, और एकादशी चलाए अपना, या तो फिर नियम करे कि मैं ये खाऊंगा रॉ फूड। फास्टिंग की कैटेगरी में खाली रॉ फूड आता है, उसमें फ्रूट्स और सैलेड आ जाता है और जूस आ जाता है और पानी, और फिर जल, और फिर निर्जल आचमन और निर्जला उपवास। उसके अलावा कुछ भी फास्टिंग में नहीं आता। अगर आपने अनाज खा लिया उस दिन, अनाज फास्टिंग में आता ही नहीं है, फिर भले एक टाइम खाओ। मैं एक ही टाइम तो अनाज खाता हूं, मैं तो मैं क्या फास्टिंग कर रहा हूं? नहीं ना। बॉडी की नीड ही ये है एक टाइम भोजन लेने के लिए, इसलिए एक टाइम दे रहा हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट इज नॉट अ फास्टिंग, उसको फास्टिंग नहीं बोलते हैं। हाँ, एक हो सकता है कि आप अगर नहीं खाते हो पूरा दिन और खाली एक टाइम अगर आपने खाया, तो बॉडी में काफी एनर्जी रहती है, लेकिन वो फास्टिंग में नहीं गिना जाता। क्लियर ये बात? तो अभी इसे फास्टिंग का जो है मैंने आपको सही मतलब बता दिया है। अभी नेक्स्ट एकादशी आप इस तरीके से करना है, अंडरस्टूड? ऐसा मत सोचना आज 8 बजे खा लिया, अभी कल 8 बजे खा लूंगा, वो फास्टिंग हो जाएगा। नहीं, वो फास्टिंग में नहीं गिना जाएगा। आपने फास्टिंग नहीं किया, आपने अपने मन को खाली संतोष किया कि मैंने फास्टिंग किया, खा लिया ना आपने, बस। श्वेता जी जो कर रही है ना, वो फास्टिंग है, निर्जला उपवास। मैंने भी फास्टिंग नहीं किया है, अंडरस्टूड, क्योंकि मैंने खा लिया ना शाम को। योगा करने से तक तो मैं फास्टिंग में ही था सुबह से लेकर के,
लेकिन योगा करने के बाद मेरे बॉडी ने जोरदार डिमांड कर दी कि मैं खा लूं, वरना ये सेशन भी शायद मैं नहीं कर पाता था, इसलिए वो फास्टिंग में नहीं गिना जाएगा। फास्टिंग मीन्स कुछ खाना ही नहीं है, अंडरस्टूड इस बात मतलब हाँ, अभी मुझे समझ में आ गया है गुरुजी, लेकिन अभी तक ये भी मतलब हम पढ़ा भी है और सुना भी था कि जैसे कल शाम को खाया है तो अगले दिन शाम को हम उपवास छोड़ सकते हैं, तो नहीं, वैसा वाला फास्टिंग। तो ऐसा ये ऐसा जिसने लिखवा है ना, हमारी गुजराती में उसको बोलते हैं सगवड़ियो धर्म। सगवड़ियो धर्म समझ तो अपनी सुविधा के हिसाब से आपने कल्चर बनाया, नेचर के हिसाब से नहीं, हमारी सुविधा के हिसाब से। हमारी सुविधा क्या है वो हिसाब से कल्चर को डिजाइन करेंगे, तो वैसे नहीं होता है, अंडरस्टूड। नेचर क्या बोलता है, फास्टिंग मीन्स फास्टिंग, नहीं खाना है मतलब नहीं खाना है। जो जैन लोग जो फास्टिंग करते हैं ना, बुद्धिस्ट लोग, जैन लोग जो फास्टिंग करते हैं ना, फास्टिंग उनसे सीखो। आज की डेट में जो चुस्त जैनी है ना, वो लोग जो फास्टिंग करते हैं ना, भाई काबिल तारीफ है। मतलब उसके अंदर में अलग अलग लेवल के फास्टिंग होते हैं, फास्टिंग पे ही, फास्टिंग के आधार पे ही पूरा कल्चर है उनका। रिलीजन का जो बेस है वो फास्टिंग है, उनकी जो मेन साधना है वही फास्टिंग है कि टंग पे पहले कंट्रोल लेकर आओ, फूड पे कंट्रोल लेके आओ। शुरुआत ही वहीं से होती है। देखो, आप अगर जैन बनना चाहते हो ना, तो सबसे पहले नियम आपको ये बताएंगे चोवियार का, और जैन पहले आपको डाइट बताएंगे कि ये नहीं खाना, ये सारी चीजें कंदमूल फलाना टिकना, वो सारे जैन फूड जो मैंने बताया ना, वो पूरा प्योर एब्सोल्युटली जैन फूड है वो, अंडरस्टूड। तो उसमें डेयरी भी आ जाता है। तो उनका अगर आपने आम्बिल कभी सुना है, आम्बिल करके, उनका आम्बिल उपवास होता है। जैन लोगों का आम्बिल उपवास होता है। आम्बिल उपवास में उनको वचन लेना होता है, गुरुजी वचन कर दिलाते हैं। और आम्बिल उपवास उनका सबसे कड़क उपवास रहता है इन टर्म्स ऑफ सोशल लाइफ जो जीता है। जो आई मीन जो संन्यास ले लेता है उनका उपवास अलग रहता है, उनका आम्बिल नॉर्मल डाइट रहता है, उसके अलावा उनके उपवास यानी कि वो महीना महीना नहीं खाते, वैसा उपवास रहता है उनका। तो ये जो जैसे भी हम सामाजिक लोग हैं, परिवार वाले हैं, तो महीने महीने नहीं खाएंगे वो हमारा पोजीशन नहीं हो सकता। वी आर नॉट इन दैट स्टेज, हमें खाना चाहिए। तो उसमें उन्होंने आम्बिल की सिस्टम डाली, एक ही टाइम, टाइम भी परफेक्ट। 5 बजे बोले तो 5 बजे शाम को आप टाइम डिसाइड करो, 1 बजे खाना है, 3 बजे, 4 बजे या 5 बजे, या सुबह 10 बजे या 12 बजे, आप डिसाइड करो टाइम। आपने वचन ले लिया कि मैं रोज 5 बजे भोजन ले लूंगा अपना, और कितना खाना है वो भी डिसाइड कर लेना है आपको, अंडरस्टूड। भोजन में नमक नहीं रहता है, सबसे पहले भोजन में नमक नहीं रहता है, मसाला नहीं रहता है बिल्कुल भी आम्बिल फूड में, आम्बिल उपवास। आप सोच सकते हो, आप रोटी खा रहे हो, नमक नहीं है उसके अंदर में, आप सब्जी खा रहे हो, नमक नहीं है उसमें, आप कुछ भी खा रहे हो, नमक ही नहीं है उसके अंदर में। जैसा है वैसा खाना है, बॉईल करके खाते, स्टीम करके खाते, तेल भी नहीं डालना है उसके अंदर में, तेल नहीं डालना है, घी नहीं डालना है, ये सारी चीजें डालनी नहीं है। आम्बिल फूड, मसाला भी नहीं आता है उसके अंदर में, डेयरी भी नहीं आता उसके अंदर, अंडरस्टूड। तो उस दिन कितने लोगों को पसंद आया था बिना नमक वाली खिचड़ी? हाँ, ये आम्बिल उपवास में ये लोग ना, आम्बिल उपवास में ये लोग ना अगर वचन ले लेते हैं ना कि मैं पूरे साल का 100 आम्बिल उपवास करूंगा, तो 360 दिन में, 300 कितने दिन होते हैं मैं साल में, 360 दिन ना, जो 360 डेज, 365 डेज, उसमें से 100 दिन अगर वो आम्बिल करते हैं तो उसको सलाम देना चाहिए कि आदमी 100 दिन जो है ना बिना नमक प्याज वाला, बिना नमक मसाले वाला, तेल वाला भोजन खाने वाला है, और वो भी एक ही टाइम भोजन लेगा, वो खाली एक ही टाइम। आम्बिल का नियम है ओनली वन टाइम, दैट्स इट। और जब आम्बिल लगती है ना, तब वहां पर मैं जैनियों की तादाद लग जाती है सेवा कर देने के लिए। अगर आपने बोला मैं आम्बिल करना चाहता हूं, तो लोग आपको सपोर्ट करेंगे कि आप आम्बिल कर पाओ। उनकी सबसे बड़ी साधना ही वही है, आम्बिल।
अगर उनको जिंदगी में परेशानी है, आंबिल उपवास शुरू कर देंगे। समस्या है, आंबिल उपवास शुरू कर देंगे। रोग है, आंबिल उपवास शुरू कर देंगे। बिजनेस में परेशानी है, आंबिल उपवास कर देंगे शुरू। बस वचन ले लेंगे, आंबिल उपवास, कुछ नहीं करेंगे, आंबिल उपवास। क्या होता है ना कि आपका पूरा माइंड जो रहता है ना, अगर आपने नमक भी नहीं खाया, नमक में एसिड है, तेल में एसिड है, नमक तेल नहीं खाओगे तो एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, बॉडी में एसिडिटी नहीं होगी। एसिडिटी नहीं होगी तो आपका माइंड स्टेबल रहेगा, आप बैठ पाओगे 2-2 घंटा, 4-4 घंटा, 5-5 घंटा माला जप। नवकार मंत्र करते हैं ना वो लोग, प्रतिक्रमण साधना और नवकार मंत्र करना होता है, कर्म को धोने का काम करती है। उपवास है ना, आपके पूर्व जन्म के कर्म को साफ करती है। खाने से नहीं होता है, खाने से बॉडी को स्टेबिलिटी मिलती है, अदरवाइज बहुत कुछ बेनिफिट नहीं मिलता, उसको न्यूट्रिशन मिलता है बस। जैसा भोजन खाओगे आप, वैसी वृत्ति आएगी, जितना कम खाओगे वैसी वृत्ति आएगी। तो पूरे वर्ल्ड में जैन का जो सिस्टम है ना डाइट को लेकर के, बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही पावरफुल है। तो वो लोग अगर जब ये होता है खरा उपवास, अंडरस्टूड, और जब उनका वो आता है ना, पर्यूषण आता है, तो 8 दिन खाली पानी पे रहते, कुछ खाते पीते नहीं है। इसी से ही रिलेटेड जो हिंदू कल्चर में जो नवरात्रि का जो उपवास रहता है ना, वो भी इतना ही स्ट्रॉन्ग है। नवरात्रि उपवास अगर आपने पता नहीं किया है कि नहीं किया है, देखा है कि नहीं देखा है, नवरात्रि उपवास का जो सिस्टम बना है, 9 दिन आपको खाना ही नहीं है। 9 दिन या तो निर्जला रहो, 9 दिन या तो फिर खाली पानी पे रहो, या फिर जूस पे रहो, या खाली फ्रूट पे रहो। नो अनाज। अनाज उपवास की श्रेणी में आता ही नहीं है, अपनी डिक्शनरी से निकाल देना एक बार। अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो ये जो है इस तरीके से करोगे तो आपको लाभ अधिक मात्रा में मिलेगा, अधिक मात्रा में। हाँ नेहा जी कुछ पूछना चाहते हैं? तो फास्टिंग में वो फास्टिंग के जो ग्रेन्स होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वरई बोलते हैं मराठी में। तांबा है, वो सब वरई है, मुझे पता है। हाँ, और साबूदाना, तो वो फेक है वो सब खाली एडजस्टमेंट है बस। सगवड़ी, मैंने बोला ना, हमारे गुजराती में बोलते हैं सगवड़ी हो धर्म, मतलब मेरा सुविधा के हिसाब से धर्म बना दिया, ऐसे नहीं होता है। फास्टिंग के ऊपर में बहुत सारी बुक्स लिखी गई है, अच्छे अच्छे ऑथर ने लिखी है, अच्छे अच्छे नेचुरोपैथ है, आयुर्वेदाचार्य है, उन्होंने बुक्स लिखी है फास्टिंग के ऊपर में। अमेजोन में जाओगे अब पढ़िए, इवन वेस्टर्न फिलोसोफर ने फास्टिंग के ऊपर में लिखा हुआ है, जिसको नोबेल प्राइज अवार्ड मिला है 2-3 साल पहले, 2016 में 17 में, आई डोंट रिमेम्बर द डेट एग्जैक्टली। फास्टिंग के ऊपर में जापानीज का एक है डॉक्टर, उसने फास्टिंग के ऊपर में लिख दिया, तो उसको अवार्ड मिल गया, नोबेल प्राइज अवार्ड। वो बोलता है कि फास्टिंग करने से कैंसर चला जाता है। तो उसने पूरा रिसर्च किया उसके ऊपर में, तो इट इज लाइक फास्टिंग इज फास्टिंग, कुछ नहीं खाना है उसका। गुरुजी और ये हाँ बोलिए बोलिए, कंप्लीट कर लीजिए नेहा जी। हाँ सो मेरे को तो फास्टिंग नहीं जमता है, मेरे को हेडेक हो जाता है। मैंने कभी नहीं किया। पहले रॉ फूड पे ट्रेन करो बॉडी को, फिर धीरे 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 एक वक्त आएगा, फिर एक काम करो, आज मैं खाली फूड पे रहूंगी, जस्ट ट्रेन योर बॉडी। वो एकदम से मैं बोलूं चलो मैं आज निर्जला शुरू कर दूं, बॉडी गिव अप कर देगा वो, इट डजंट वर्क। तो मैंने जब भी पास्ट में किया, करने की कोशिश की है, तो बहुत सीवियर हेडेक हो जाता है, फिर कुछ काम करने को नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है, मुझे पता है ना, कुछ नहीं होता है। फास्टिंग के टाइम पे यू नीड टू रेस्ट। जो लोग जैन लोग जो फास्टिंग करते हैं ना, उनको हैबिट है, इसलिए वो फिर पूरा दिन काम भी करते रहते हैं। पहले बॉडी को ट्रेन करना होता है कि वो स्पेस एलिमेंट और एयर एलिमेंट से एनर्जी एब्जॉर्ब करना सीख जाए। वहां से जब वो चैनल ओपन हो जाएगा ना, फिर आप फास्टिंग करोगे, आपको फास्टिंग के अलावा कुछ पसंद ही नहीं आएगा। मेरे एक चाचा है, यही मुंबई में रहते हैं, वो फास्टिंग करते रहते हैं, हर एकादशी निर्जला उपवास फिक्स है उनका। उसके अलावा अलग दिनों पे भी वो उपवास करते रहते हैं। ऐसे ही है भी निर्जला उपवास कर लेते हैं, बस महीने में 4-5 निर्जला उपवास कर लेते हो, आप समझ लीजिए।
तो पूरा दिन घूमते भी रहते हैं, यहाँ वहां इधर उधर जाते रहते हैं, और वो सीनियर सिटीजन है, 60+। आप समझ रहे हो? हम्म, तो सोचिए ना, तो एक जो तो वो उन्होंने ट्रेन किया और कुछ नहीं, दे हैव ट्रेन देमसेल्फ। इट टेक्स टाइम, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बॉडी जल्दी से जल्दी। और फास्टिंग एक ही पर्पस से किया जा सकता है उसको, स्पिरिट फास्टिंग अगर करनी है, हेल्थ हेल्थ फोकस नहीं होना चाहिए उसके अंदर। हेल्थ इज बहुत ही, सॉरी, हेल्थ जो है बहुत ही छोटा ऑब्जेक्टिव है फास्टिंग करने के लिए। आपको इतना विल पावर नहीं मिलेगा, उतनी ताकत नहीं मिलेगी, हाँ हेल्थ ठीक करना इससे फास्टिंग कर रहा हूं, नहीं। स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए फास्टिंग ज्यादा बेनिफिट है। मतलब वो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, अगर आपका स्पिरिचुअल एलिमेंट एक्टिव है, उसके लिए अगर आप फास्टिंग करते हो ना, तो वो नेचर आपको ताकत देगा। आपका पर्पस बहुत बड़ा होना चाहिए फास्टिंग करने के लिए, अदरवाइज फास्टिंग नहीं होती। मुझे पता है ना, जिन लोगों से फास्टिंग नहीं होती ना, उनका पर्पस नहीं है, उनका पर्पस बहुत छोटा है। जिनका पर्पस जितना बड़ा रहेगा ना, वो उतना लंबा फास्टिंग कर पाएगा। क्योंकि बचपन में तो ऐसे ही सुनते थे कि ये मिलने के लिए फास्ट करो, वो मिलने के लिए फास्ट करो, काइंड ऑफ। तो वो तो हमेशा से उसको वही किया है, मतलब कि हाँ, तो सही बात है ना। मैंने अब तो आपको क्या बताया है कि आप फास्टिंग करोगे ना, तो उस दिन पूरा दिन आपका माइंड फोकस रहेगा। एक तो आपने खाना नहीं खाया है, कुछ खाया नहीं है, और आपने पर्पस डाल दिया वहां पर में कि मुझे एग्जाम में पास होना है, इसलिए मुझे ये 10th पास करनी है हर हाल में। इस साल तो मैं रोज बुधवार रहता हूँ या रहती हूँ, कोई भी वार ले लो, बुधवार ले लो, शुक्रवार ले लो, सोमवार ले लो, बराबर। और उस दिन आपके दिमाग में, जहन में घूमता रहता है, ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे 10th पास करनी है, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये हासिल करना है। अंडरस्टूड? जैसे तभी तो लगता था कि अरे 10th पास करनी है तो पढ़ाई करो, फास्टिंग क्यों कर रहे हो, मतलब शॉर्टकट चाहिए, काइंड ऑफ। हाँ, तो मुझे याद है जब मैं 10th में आया था, तब मेरी कंडीशन काफी कमजोर थी पढ़ाई को लेकर की 10th में। तो मेरे एक फ्रेंड है, वो ब्राह्मण है, ज्योतिषी है वो। तो मैंने उनसे कहा, यार तैयारी कम हुई यार, मतलब मैंने मतलब पूरा साल जो है टाइम वेस्ट किया है मैंने तो अभी 3-4 महीने बाकी रह गए, और मन में टेंशन आ रहा है कि पास करूंगा कि नहीं करूंगा। और पेरेंट्स ने उम्मीद लगाई है। उन दिनों में गांव में रहता था कि अगर ये लोग पास हो जाएंगे तो इनको पुणे लेके जाएंगे। पुणे की पूरी तरह अरेंजमेंट कर ली, तैयारी कर ली थी। मेरे पापा ऑलरेडी चले गए थे वहां पर पुणे में, लेकिन सब देखेंगे घर बार ये वो सब वहां पर मैं सब। तो मैंने कहा यार ये लोग तो बड़ा सोच रहे हैं, मतलब मैं पास भी हो तो साला, मतलब ये भी प्लानिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, रहना पड़ेगा इधर में गाँव में वापस। तो उसने मुझे बोला, एक काम कर, तू गुरुवार का उपवास शुरू कर दे, और हो सके तो गुरु की अंगूठी जो है ना, पुखराज की अंगूठी पहन ले। अगर नहीं है तो गुरुवार उपवास कर दे, हर गुरुवार उपवास कर, और तू पास हो जाएगा, जा पक्का पास हो जाएगा। मैं गुरुवार रहना शुरू कर दिया, और मम्मी से बोला, हाँ ले पुखराज तो पड़ा हुआ है, अंगूठी हमने थी मेरे, पड़ी थी मम्मी के पास में, फादर की थी, फादर नहीं पहनते तो वो मैंने पहन ली, चाप वाप करवा करके। दिमाग में वही चलता था, आज गुरुवार है, मेरे पास होने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, मैं बस वही चलता है, पूरा दिन वही चलता है। कोई पूछता है क्यों भाई, क्यों उपवास रहता है? अरे 10th की एग्जाम है ना, बोर्ड एग्जाम है, तो मैं उसके लिए उपवास कर रहा हूँ ताकि मैं अच्छे से पास हो जाऊं। देखो हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं हम अपने आप को, क्या है? इसको हम है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से जरा लेते हैं। पूरा दिन हमने फोकस कर दिया, मैं उपवास इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं पास होना चाहता हूँ। अंडरस्टूड? मैं उपवास करूंगा, मैं पास हो जाऊंगा। एफर्मेशन देखो क्या बोलते हैं हम अपने आप से, मैं उपवास करूंगा मैं पास हो जाऊंगा, भगवान मुझे पास कर देंगे। भगवान थे कि नहीं थे वो तो नहीं मालूम था उस दिनों, लेकिन हम मानते थे कि भगवान है, तो मैं उपवास करूंगा, मुझे मैं पास हो जाऊंगा 10th में। बार बार बोलते रहता था, इंतजार करता था कब गुरुवार आए, अरे आज गुरुवार है, पास होने के लिए करना है, पास होने के लिए करना है। हरी गेटिंग माय पॉइंट? तो वो एफर्मेशन चलती थी। और फिर उसके बाद माइंड में ये भी चलता था कि हाँ, और भी किसी ने बोला थी कि शनिवार को हनुमान को जाकर के तेल चढ़ा देना मंदिर में, मैं ताकि विघ्न ना आए, विघ्न आए तो वो हनुमान जी दूर कर देंगे। मैं वो भी करता था। तो बोले कि भाई, मैं बोलता था क्यों जाता हूँ मैं मंदिर, मैं इसलिए जाता हूँ ताकि मेरी पढ़ाई में, मुझे बोर्ड एग्जाम में पास होने के लिए कोई विघ्न ना आए। और मैं पढ़ता नहीं था,
ईमानदारी से बोलूं, इतना ब्लाइंड फेथ मुझे ये इसके ऊपर में, प्रोसेस के ऊपर में, और मतलब कितना पढ़ता था, जितना होना चाहिए तब पढ़ लेता था, लेकिन बाकी के लोग जितनी मेहनत करते थे मैं उतनी मेहनत नहीं करता था। बोर्ड एग्जाम आई ना, आपको बताऊं क्या चमत्कार हुआ मेरे साथ में। जिस स्कूल में जहां पर मैं मेरा लगा था, वो सीट आती है ना हमारी, क्या बोलते हैं उसको, जो टिकट आती है हमारी, अलग अलग स्कूल में आ जाता है ना हमारा, तो वहां पर मैं मुझे हॉल टिकट, हॉल टिकट, तो हॉल टिकट जो मिला जिस स्कूल में मैं आया, अच्छा उस स्कूल में जो इजी सब्जेक्ट है उसमें तो मैंने फटाफट कर लिया। मेरे लिए स्ट्रगलिंग वाला सब्जेक्ट था साइंस और मैथमेटिक्स, मेरे कभी पलड़े ही नहीं पड़ा। मेरे स्कूल में मैथमेटिक्स में डब्बा था, एकदम जीरो था उसमें, और साइंस में भी। तो ये दो मेरे सब्जेक्ट नहीं थे। बाकी इंग्लिश को, लैंग्वेज को, सोशल स्टडी, वो सब के अंदर में मैं एकदम थोड़ा सा पढ़ो काम हो जाता था अपना। तो ये मतलब ये बात प्रूव करता है कि मैं आर्ट्स और कॉमर्स का स्टूडेंट रहा, कॉमर्स भी नहीं, आर्ट्स का स्टूडेंट पे आता हूं मैं, लेकिन मैंने आर्ट्स नहीं लिया, कॉमर्स लिया। खैर, तो क्या हुआ, हाँ संस्कृत भी था, नहीं संस्कृत नहीं, साइंस के विषय में, साइंस या पता नहीं कोई संस्कृत में कुछ, जिस सब्जेक्ट में मैंने अच्छी तैयारी की थी उसमें तो मैंने रपारप पेपर दे दिया मैंने। जिसमें मुझे डर था वो था मैथमेटिक्स और साइंस और संस्कृत में भी मैंने कुछ खास नहीं पढ़ाई, लेकिन संस्कृत मुझे आता था, इतना भी कोई इश्यू नहीं था, पास हो जाए उतना तो मैंने लिख दिया था। मैथमेटिक्स और साइंस के पेपर में क्या हुआ, जो टीचर आए स्क्वाड के तौर पे, बराबर है, वो मेरे पड़ोसी निकले। जहां मैं रहता हूं ना, जिस बंगले में मैं रहता था गांव में, मेरा 2 कदम पे उसका घर था, और आए दिन हम मिलते थे। मेरा पूरा नाम डेनिश है ना, डेनिश तू चिंता नहीं करता हो, गुजराती में तू चिंता नहीं करता हो। सीधा बुक ला के रख दिया मेरे टेबल पे, उसने पूरा का पूरा छाप दे, कोई नहीं आएगा यहाँ पूछने वाला, तुझे बिंदास छाप ले पूरी की पूरी बुक तू। मैं आराम से छाप रहा हूँ, आप समझो जैसे मैं कॉपी कर रहा हूँ, लिटरली कुछ नहीं, जैसे मैं बस ठीक है नोट उतार रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है ये क्वेश्चन ओके, हाँ ठीक है। आप समझे विधाता ये रोल प्ले करता है। श्रद्धा में वो पावर है, फेथ कैन मूव माउंटेन्स। सही बात है, क्योंकि मैं बार बार यही बोलता था मैं 10वीं पास कर जाऊंगा, क्योंकि मैं गुरुवार रहता हूँ इसलिए, और मैंने पुखराज पहना है, गुरु को धारण कर लिया है, तो मैं पास डेफिनेटली हो ही जाऊंगा। मैं पास हो गया, मैं कैसे भी करके कहा वो। अच्छा, मैथमेटिक्स, साइंस में मैथमेटिक्स के टीचर आए, और मैथमेटिक्स में एक लैंग्वेज के टीचर आए जो मेरे पड़ोसी थे। जो मेरे मैथमेटिक्स के जो टीचर थे, पूरे साल स्कूल में तो इस तरीके से बिहेव करते थे हमारे साथ में, जैसे कि पता है अगर जरा सा भी इधर उधर हमने किया ना, मान लो कि वो तो हमारी हालत टाइट कर देगा, यानी कि हम लोग चोरी नहीं कर सकते थे उसके सामने, हम तो इतना स्ट्रिक्ट मानते थे। जब वो आए मेरे स्क्वाड में, हाँ उनकी टीम होती है ना, वो लोग छोकरों से ना, वो लड़का थोड़ा वीक है, उसको बुक दे दो, वहां पर मैं उसको बुक दे दो, वो आराम से लिख के अपना कॉपी करके लिख लेगा, अपनी एग्जाम दे देगा वो। मैं हैरान हो गया, मैं बोला सर क्या बात है, आपका ये नया रूप देख रहा हूँ। हाँ हाँ भाई, हम चाहते हैं 100% रिजल्ट आया ना हमारी स्कूल की, इसलिए हम सपोर्ट कर रहे हैं उसको। आप सोच लीजिए, आपने कभी ऐसे एग्जाम पास किए क्या? किया है क्या? नहीं किया ना, मैंने वैसा एग्जाम पास किया। तो ऐसा था, मैं पढ़ाई में सही में बहुत ही कमजोर था। रही बात 7वीं 8वीं 9वीं, उसमें क्या हुआ था, मैं पहले से बहुत अंधविश्वासी था इन सब चीजों पे। ज्योतिषों के पास मैं अक्सर जाया करता था, तांत्रिकों के पास जाया करता था, जब बचपन छोटा था तब मैं, वो मुझे कुछ बोल देते थे ना, बोलते थे ये ताबीज पहन ले। मुझे याद है मैं कोई 7वीं 8वीं में था, 8वीं में 7वीं तो मैं अच्छे से पास कर गया, 8वीं में मेरा कोई किसी ने मुझे बोला कि यहाँ पर में दरगाह है, नहीं हाँ दरगाह है, और ये कोई बापू है, उसका आश्रम है, वहां पर मैं है ना, तू टाइम निकाल के हर रविवार को जाएगा और तेरी मुराद पूरी हो जाएगी। तो मैं जाता था, तो मेरे लिए टेंशन की बात ये होती थी कि यार मैं पढ़ाई में, मुझे एग्जाम में पास कर दो, मेरी और कोई टेंशन ही नहीं होती थी, कि मुझे बस खाली पास कर दो तुम, दैट्स इट, अंडरस्टूड।
8वीं में मेरे पास में क्या हुआ पता है, मेरे साथ में क्या चला, मैंने एक तो साल भर मैंने ढंग से पढ़ाई नहीं की मैंने। तो जब बात आई एग्जाम की, एग्जाम कि जो पेपर्स जो होते थे ना, जो हमारे स्कूल में जो पेपर बनते थे, तो जहां प्रिंटिंग होती थी और वो जो पूरा जो देखरेख का काम करता था ना, वो एक प्यून को जिम्मेदारी दी थी उसको। अभी वो प्यून का दिमाग ये हो गया कि चलो यार एक काम करते हैं, पेपर बेचते हैं और थोड़ा पॉकेट मनी कमाते हैं हम। तो उसने मेरे जैसों को पकड़ लिया, 2-4 जने को, और पेपर बेच दिया। मैंने बोला यार बढ़िया है यार, मैंने अपनी पॉकेट मनी जो मैं जमा करता था अपने वो पिगी बैंक में, उसमें से निकाल निकाल के उसको दे दिया पैसा, उसने मुझे पेपर दे दिया। पेपर मैंने पूरा जैसा था वैसा रट्टा मारा मैंने। तो एग्जाम के 4-5 दिन पहले ही रट्टा मार लिया, पूरा का पूरा पेपर, पूरे 7 सब्जेक्ट्स के। अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 1 ये उसका जवाब, बस कुछ नहीं, उसके वाला ज्यादा कुछ पढ़ने का ही नहीं, जाकर के एग्जाम देकर के आ जाता था। साले सर भी हैरान हो गए कि यार ये पूरा साल ये आदमी, उसको क्लास में खड़ा करो, जवाब नहीं देता ढंग से, ये 80-90 मार्क का पेपर कैसे लिख लेता है ये? आप समझ रहे हो मेरी बात? तो ये क्या होता है ना कि विधाता कैसे भी करके आपकी इच्छा को पूरी करवा देगा। फेथ कैन मूव माउंटेन्स। गलत मैसेज मत लेना, डोंट टेक इट इन द रॉन्ग वे। मैं कहना ये चाहता हूँ, ये मैंने एग्जाम्पल इसमें मैंने अपना बताया आपको, क्योंकि रीजन मैं यहाँ ये बताना चाहता था कि ये जो भी हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस देते हैं ना, उसके साथ में हमारा फेथ जुड़ जाता है, और वो फेथ है ना मैनिफेस्ट करवा देता है। कोई भी हद तक नेचर जा सकता है उस चीज को आप तक के लिए लाने के लिए, कोई भी हद तक जा सकता है। तो जैसे लड़कियां होती है, बोलते हैं उसको सोमवार का व्रत करो, जल पानी चढ़ाओ शिवलिंग पे, आपको बहुत ही अच्छा सुशील वर मिलेगा, आपको बढ़िया वाला, जल्दी शादी हो जाएगी और अच्छा वर मिलेगा आपको। करते कि नहीं करते? है? मेरी वाइफ ने सोमवार बहुत किए थे, बोले कि मैंने कई सोमवार किए तब जाकर के आप मुझे आए मेरी जिंदगी में। तो ये कुछ नहीं, यही होता है। जो लेडीज को, जिन महिलाओं को ये रहता है डाउट, या कुंडली में ऐसा कोई दोष रहता है ना कि आपको ना अच्छा वर मिलने के चांसेस कम है, जो भी है, तो वो लोग ये सब सजेस्ट करते हैं। हाँ जी, पूछ सकते हो, कुछ सवाल है क्या समीर जी? कुछ नहीं है, कुछ पूछना, अनम्यूट किया था शायद आपने, नहीं? हाँ बोलिए श्रेयास जी। हाँ, मेरा एक सवाल है, ये अभी फास्टिंग का टॉपिक चालू है, इस पे ही है। आपने जैसे ग्रेजुअली बोला था, मतलब आपने दिया हुआ डाइट, फिर उससे रॉ, फिर लिक्विड। मेरा 21 डेज में रफली वैसे ही हुआ है, मतलब पहले 13-14 दिन डाइट प्लान 2 किया था, फिर 3-4 दिन रॉ और फूड, और पिछले 6 दिन से प्योरली लिक्विड। तो मतलब अच्छा लग रहा है उसमें से। एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा था, क्योंकि किसी मतलब कोई लेवल पे तो पहले से ही मालूम था कि आयुर्वेद में ये बताया है कि हम जो टिपिकली खाते हैं, एटलीस्ट मुझे ये नॉलेज तो मॉम या ग्रैंडमा से मिला था कि हम जो टिपिकली टाइप का खाते हैं वो बराबर नहीं है। पर वो सिर्फ दिमाग में था, अभी थोड़ा एक्सपीरियंशियली पता चल गया है। मतलब 6 दिन कुछ खाने के बिना भी एनर्जी रहना, थोड़ा अभी वो पता चला है, तो वो कभी भूलना इम्पॉसिबल है अभी उसको। बट उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन था मुझे कि मेरा हेरिडिटरी में, मतलब मेरा मॉम का भी ऐसे ही है कि हमारा दोनों का डाइजेशन थोड़ा स्ट्रगल करता है। ऐसा सीवियर नहीं है, पर हम दोनों का ऐसा प्रॉब्लम होता है कि पहले तो मोशंस कभी इमीडिएट, जो आप बोलते हो कि उठने के बाद ही 10-15 मिनट में ही आने चाहिए, वैसे नहीं होते। मतलब थोड़ा टाइम लगता है। नहीं तो ये डाइट करने से पहले तो मुझे एक्चुअली ब्रेकफास्ट खाना पड़ता था, फिर उसके बाद ही आते थे। बट और वो भी जब भी आते थे, वो मतलब हर बार जो प्रॉपरली जैसा रहना चाहिए वैसे भी नहीं था, वैसे भी नहीं थे। तो मैंने इसके बारे में एक्चुअली कोई 1-2 दिन पहले ही एक आयुर्वेद डॉक्टर को कंसल्ट किया था, मतलब आयुर्वेद प्रैक्टिशनर, और उन्हें सेम चीज बताया था, मतलब डाइट का जो एक्सपीरियंस है वो। तो उन्होंने एक चीज बोला था कि रॉ जो फूड रहता है, एक्चुअली जिन लोगों का ऐसे जेनेटिक या थोड़ा काफी टाइम से प्रॉब्लम चल रहा है ऐसे डाइजेशन का, उन लोगों को रॉ फूड डाइजेस्ट करना
तो उन्होंने बेसिकली डायग्नोसिस ये किया कि आप जो भी खा रहे हो वो पूरी तरह से अब्सॉर्ब नहीं हो रही है, मतलब आपने जो 7 ये बताए थे वो स्टेप्स में से नहीं जा रहा है और ठीक से अब्सॉर्ब ना होके वो निकल रहा है और वो भी अनटाइमली निकल रहा है। तो रॉ फूड जो होगा वो और थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा बॉडी को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि फॉर सम टाइम आप दोनों टाइम लाइट मील लो बट कुक्ड लो, ऐसा 2 टाइम। तो इसमें मतलब इसके बारे में पूछना था कि डिफरेंस क्या है। हाँ। तो लाइट मील में उन्होंने क्या सजेस्ट किया? ग्रेन सजेस्ट किया फिर क्या? फिर उसने वेजिटेबल्स, स्टीम वेजिटेबल? उन्होंने नॉर्मल बोला, तो नॉर्मल में ग्रेन्स भी आते, मतलब मैंने स्पेसिफिकली पूछा था कि आप फिर ठीक है ऐसे दाल खिचड़ी वगैरह रोटी सब्जी जो खाते हैं ये चलेगा क्या? वो बोले हाँ वैसे ही थोड़ी देर के लिए फॉलो करके देखो। और उन्होंने और कोई जो आयुर्वेदिक रहते हैं इंडाइजेशन के लिए मेडिसिन वगैरह वो 1-2 दे दिए। बट ये जो जनरल चीज उन्होंने बोली कि रॉ खाना जिनका डाइजेशन ठीक नहीं है उनके लिए थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट पड़ता है, उस पर क्वेश्चन था कि ये कितने हद तक ट्रू है और शुड आई फॉलो दैट स्ट्रिक्टली या मुझे भी ओवर टाइम चल जाएगा रॉ? वो क्या है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी बड़ा रहता है आज के टाइम के जितने भी वो जो आयुर्वेद वाले जो है, कहाँ से इन्होंने आयुर्वेद की पढ़ाई की है? मतलब एक मुझे नॉलेज नहीं है, मम्मी को नॉलेज रहेगा, मैं आपको बता सकता हूँ बाद में। बट ये हमारे लिए काफी ट्रस्टवर्दी है क्योंकि हम काफी सालों से इनके पास जा रहे हैं। सवाल नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इश्यू कहाँ से आ रहा है ना कि अगर आप सपोज की एक लीनियज को फॉलो करते हो ना, आयुर्वेदा एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, वो लीनियज के थ्रू अगर वो पढ़ाई करोगे तो उसमें बहुत ही गहरा नॉलेज मिलता है, डीप नॉलेज मिलता है। ऐसे ही एकेडमिक क्वालिफिकेशन लेकर के आ जाओगे ना, उसमें आपको कुछ नहीं पता चलेगा। उसके अंदर में तो क्या है ना, जैसे मेडिकल साइंस में कैसे पता चलता है वैसे पता चलता है। तो जो लीनियज जैसे आ रहा है, जैसे पतंजलि बाबा रामदेव जी ने जो लीनियज खड़ा किया हुआ है, उसके अलावा और भी कई सारे लोग हैं जो लीनियज के थ्रू पढ़ते हैं, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत। वहां से अगर आप वैसे लोगों को अगर आप पूछोगे ना, तो आपको काफी उसमें आइडिया मिलेगा। वसंत लाद करके है अमेरिका में, बहुत ही डीप नॉलेज रखते हैं इसके अंदर में। किसी वरिष्ठ इंसान को पूछना चाहिए। जनरली आयुर्वेदिक सब्जेक्ट जो है ना, वो बहुत ही आयुर्वेदा, इट इज नॉट द ओल्डेस्ट साइंस, इट इज नॉट इवन द मॉडर्न साइंस। लेकिन क्या है ना कि वो, जैसे कि मैं यूं कहूं कि जैसे पहले जो नेचुरल साइंस जो होता था ना, उसमें से ही इस चीज को फॉर्म किया गया है। अभी आयुर्वेद वाले जितने भी जो मोस्टली जो रहते हैं ना, अगर उनको मैं उनका जो भी मैंने डाइट देखा है ना, उसके डाइट के अंदर में मुझे हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन आया ही है। एज पर आयुर्वेदा वो क्या बोलेंगे कि आप डाइट ये ले लो, उसके साथ साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन खाओ आप। मुझे बड़ा ही यहाँ से है ना खटक जाता है वो चीज। मैं जितने भी आयुर्वेदा एक्सपर्ट से मिला हूँ, मैं फरवरी महीने में मैं सूरत में था, और सूरत में मैं श्री श्री रविशंकर भी जो है ना, वो भी आयुर्वेदा पढ़ाते हैं उनके उसमें आश्रम में। और वो आर्ट ऑफ लिविंग बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से सिखाते हैं, वो बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से। श्री श्री रविशंकर का जो लीनियज है वो गुरु शिष्य परंपरा से आता है, इसलिए उन्होंने वही सिस्टम को फॉलो किया हुआ है। मैं उस आयुर्वेदा आचार्य से मिला, और वहीं से आर्ट ऑफ लिविंग से उन्होंने आयुर्वेद का पूरा नॉलेज दिया हुआ है। तो मैंने बस खाली अपना नाड़ी परीक्षण करवाया उसको। मैं उसको टटोलना चाहता था कि भाई ये क्या नॉलेज रखते हैं। मैं अपनी वाइफ को पहले दिखाया, मेरी वाइफ को थोड़ा इश्यू था उन दिनों, तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने तासीर बताई और उन्होंने बोला कि ये चीजें खाने से उनको दिक्कत हो रही है। फिर उन्होंने डाइट लिख के दी, ये चीजें खानी, ये चीजें नहीं खानी। मैंने कहा ये सारी चीजें, मैंने मन में ही देखा, मैंने बोला ये सारी चीजें तो अपने डाइट में मैं बोल ही रहा हूँ कि ये सारी चीजें नहीं खानी है। फिर मैंने बोला आप मेरा भी चेक कर लीजिए, तो उन्होंने मेरा भी चेक किया। मुझे कोई जरूरत नहीं थी, मैंने चेक करो मेरा, तो उन्होंने मेरा चेक किया, उन्होंने मुझे मेरी तासीर बताई, तो बोले वो भी सब सही था। फिर उन्होंने डाइट बताया कि ये चीजें आप मत खाना अपने डाइट में। उसने मैक्सिमम जो मुझे बताया ना, मुझे और मेरी वाइफ को वही बताया। ओवरऑल उसका जो भी डाइट जो बोलते थे ना कि ये खाना ये नहीं खाना,
बेसिकली टाइमिंग के बारे में नहीं बोलते, टाइमिंग के बारे में बोलते थे कि जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो, लेट में लेट 8 बजे खा लो, जो मैं बताता हूँ। लेकिन जो फूड की बात आ रही थी उसके अंदर में मैक्सिमम उसका जो 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 झुकाव था वो बोल रहे थे 70 to 80% आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स स्टीम फॉर्म में या फिर रॉ फॉर्म में खाइए। फ्रूट्स तो वैसे ही खाना पड़ेगा, स्टीम करना नहीं है। वेजिटेबल्स या स्टीम करके खाए या तो फिर रॉ फॉर्म में खाए। अनाज वो बोल रहे थे 1 से 2 टाइम खा लीजिए, ज्यादा अनाज खाने की जरूरत नहीं। अनाज में कई सारी चीजें उन्होंने मना कर दी, मैदा नहीं खाना है, ब्रेड नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, जो मैं भी मना करता हूँ। वो लिस्ट मिलेगा तो मैं आप लोगों को उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको भेज दूंगा। तो ये उन्होंने मुझे बताया और फिर हमारी चर्चा हुई, मैंने उसको बताया कि मैं सारी चीजें बता दूंगा। ऑलमोस्ट मैं बोला 95 to 97% मेरा आपका सेम है जो प्रिस्क्रिप्शन आप देते हो। तो उन्होंने बोला देखो क्या है, सबसे पहले तो हमें डाइट से ही कंट्रोल करना पड़ता है। एक कॉमन सेंस लगाओ पहले आप, ग्रेन्स हल्का है कि रॉ फूड हल्का है, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है इसके लिए। आपको क्या डॉक्टर की जरूरत है ये सोचने के लिए ग्रेन एक अनाज हल्का है या फिर सब्जी हल्की है खाने में, कौन सा हल्का है, विच इज द लाइटर वन? नहीं, नेचुरली सब्जी ही लगती है, सीधी बात है। फ्रूट हल्का है या सब्जी हल्की है, विच इज मोर टेंडर? फ्रूट। सीधी बात है। इसके लिए आपको कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई तुरम खान लोगों से मिलने की भी जरूरत नहीं, अपना खुद का इंटेलिजेंस बताता है। Are you getting my point? तो अगर वो ऐसा बोलते हैं कि भाई रॉ फूड ज्यादा भारी हो जाता है तो या तो फिर उसको नॉलेज नहीं है, उसको एकेडमिक आयुर्वेद का नॉलेज है। अगर आदमी ऐसा बोलता है कि भी रॉ फूड पचाने में भारी हो जाता है तो दैट इटसेल्फ बता देता है, वो इटसेल्फ प्रूव कर देता है कि उसको एक्सपीरियंस कम है, नॉलेज नहीं है। उन्होंने इन जनरल उसको हर्ब्स का नॉलेज है। देखो आयुर्वेद में 2 प्रकार की पढ़ाई होती है। एक पढ़ाई होती है हर्बल मेडिसिन के बारे में, बस आप जितने भी हर्ब्स है इस प्लैनेट में उसकी पढ़ाई कर लो और आप सिम्टोमेटिक उसका ट्रीटमेंट करो। कॉन्स्टिपेशन हुआ, कैम चूर्ण खा लीजिए, ये खा लीजिए, वो खा लीजिए, हरडे खा लीजिए, फलाना ढिमका, उसका कॉम्बिनेशन दे देगी आपको। आयुर्वेद में 2 प्रकार की पढ़ाई होती है, अंडरस्टूड माय पॉइंट? पूरा आयुर्वेद समझने के लिए ही आपको 5 साल लग जाता है। आजकल 1 साल में लोग आयुर्वेदा टीचर बन जाते हैं। डिप्लोमा कोर्स कर लिया 1 साल में आप आयुर्वेदा टीचर बन गए, 2 साल में बन गए आप। क्या मिलता है उसमें नॉलेज? उसमें वही नॉलेज मिलता है, ये हर्ब्स में ये न्यूट्रिशन है, इसका ये कॉम्बिनेशन नहीं, मिला दो, आप आयुर्वेदिक मेडिसिन बना सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरे यहाँ पर मैं पास में ही 2 किलोमीटर के आगे ही यहाँ एक आयुर्वेदिक की दुकान है, वो ताजी दवाई बना के देता है, फ्रेश। तो मैं उसको बोला कि ये तकलीफ है, जरा आप मुझे बताइए क्या करना चाहिए। ठीक है, मैं आपको अभी अभी कुछ मिश्रण बना के देता हूँ, आप खाइए। तो मैं बोला भोजन में क्या सुधार करूँ? कुछ नहीं, जो चल रहा है चलने दो, जो चल रहा है चलने दो। मतलब ये तो सेम बात हो गई ना। एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाओ, हम उसको पूछो भोजन में क्या सुधार करूँ, नहीं जी ठीक है आप घर का खा रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, भले ही घर में पिज्जा खा रहे हो आप, तो आपको गोली पकड़ा देंगे, सुबह खा लो, शाम को खा लो, रात को खा लो। सेम आयुर्वेद में भी सेम मैसेज हो रहा है आज के टाइम में, करंट टाइम में। गेटिंग माय पॉइंट? आयुर्वेदाचार्य वही सबसे विद्वान है जो नाड़ी पकड़ के बता दे आपने कि कल रात को आपने क्या खाया। अगर किसी टेस्ट करना हो ना कि वो आयुर्वेदा सही में आयुर्वेदाचार्य है, उसको बोल मेरी नाड़ी चेक कर, बता कल क्या खाया था रात को, बता देगा आपको। आपने कल दूध पिया था रात को 12 बजे, बोलेगा आपने कुछ 11-12 बजे दूध पिया था क्या। इतना प्रिसीजन रहता है उसके स्टडी में, वो बता देगा कि भाई कल आपने जंक फूड खाया था क्या, परसों आपको मोशन ठीक तरह से नहीं आया था क्या। आप हिल जाओगे, अरे क्या बात है, जबरदस्त। मतलब वो नाड़ी परीक्षण वाले ने मुझे ये बोल दिया था कि आप पिछले कुछ दिनों से फ्यूचर का बहुत ज्यादा सोच रहे हो, कुछ ऐसा कुछ सोच रहे हो कि जैसे कि आपको कुछ बड़ी जल्दी से अचीव करना है कुछ। मैं उसको बोला कैसे पता चला आपको? नाड़ी बता रही है आपकी, नाड़ी समझने में 2 साल चला जाता है, पता है।
तो कोई राह चलता है आयुर्वेदा टीचर से अगर आप सलाह लोगे तो वो खाली अपना हर्ब्स का नॉलेज है उसके पास में, इसलिए उसको डाइट को जीरो नॉलेज है। तो वो बोलते हैं हाँ दूध पियो, घी पियो, कोई बात नहीं, दूध तो अच्छा है पीना चाहिए, क्या खाक अच्छा है पीना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलते आप। उल्टा आपने जो डाइट दिया है वो। बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इन जनरल जितने भी मैं कुछ अच्छा लोग, अच्छा। हाँ मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो सब लोग उसमें आ जाते हैं, उनको डाइट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं रहता है। नहीं, इस केस में एक्चुअली उन्होंने बोला था कि आपने जो डाइट दिया है वो बहुत अच्छा है और ये फॉलो ही करना चाहिए। आप मतलब मैंने जो आपके जो थंब रूल्स रहते हैं एक्सप्लेन किए, 80% रॉ वगैरह, ये यही अच्छा है। सिर्फ हमारे लिए थोड़ा अलग ट्राई करने के लिए बोला, क्योंकि बहुत सालों से यही प्रॉब्लम है। तो ऐसा आप थोड़ा ऐसा एक्सपेरिमेंट करो बोले थे वो। बट जो जो रॉ भी, अभी मैं खुद से एक्सपेरिमेंट करके देख लूंगा बॉडी का जो अच्छा होता है। रहता है ना, जो रॉ फूड रहता है ना, वो पचने में बहुत हल्का रहता है, पेट से ही एब्जॉर्ब हो जाता है वो। उसका जूस फॉर्म और इजियर रहता है, इवन मतलब और हल्का। हाँ, मैं आपको समझाता हूँ। रॉ फूड जो है ना, बहुत ही फास्ट एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी के अंदर में। वो शायद कंसेप्ट उसके दिमाग में नहीं होगा। उनको ऐसा क्यों लगता है कि भाई रॉ फूड पचने में ब्रेक डाउन होने में भारी, लेकिन ब्रेक डाउन होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। रॉ फूड एब्जॉर्ब हो जाता है पेट में ही। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इंटेस्टाइन तक जाए तो बात पॉटी में आएगा ना। रॉ फूड का खाली फाइबर जाता है इंटेस्टाइन में, बाकी कुछ नहीं जाता है। बाकी का 90 to 95% पेट से ही सीधा ब्लड में चला जाता है, बॉडी ही उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आप जब रॉ फूड पे रहते हो तब आती है शिकायत, सर आज पॉटी नहीं गया। अरे भाई तूने रॉ फूड खाया है। तो लोगों को क्या लगता है, उल्टा लगता है, रॉ फूड खाता हो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। साइंस समझो पहले, रॉ फूड जो है ना बॉडी में ही, पेट में ही एब्जॉर्ब हो जाता है 95%। कॉन्स्टिपेशन का सवाल नहीं आता है, पेट ही उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो रहता है ना, उसको उसमें जो फाइबर रहता है ना वही बाहर निकलता है। कुक फूड जो है 70 to 80% पॉटी बना देता है। अंदर आपने कुक फूड डाला ना, 70 to 80% वो कन्वर्ट हो जाता है वेस्ट में। इसलिए आयुर्वेद वाले क्या बोलते हैं, ये खाओ। उनको क्या लगता है मल निकलेगा तो दैट मीन्स यू आर हेल्दी। लेकिन क्या खा रहे हो ना, मल उसके ऊपर डिपेंड करता है। अनाज खा रहे हो तो मल का निकलना जरूरी है। रॉ फूड खा रहे हो और लंबे अरसे से रॉ फूड खा रहे हो तो रोज मल आए जरूरी नहीं है, इकट्ठे होने में टाइम लगता है, पता है। लिक्विड डाइट पे तो दो दिन 3 दिन आता ही नहीं था। जब आता था तब वो भी मतलब बहुत हल्का सा। कौन सा आएगा? जो पुराना मल रहेगा ना वही बाहर आएगा। वो पूरा ठीक है ना, जो लिक्विड डाइट पे निकलता ही नहीं है, दैट इज एंटायरली फाइन। तो हम मतलब उसको एनेमा वगैरह करके क्लीनिंग कर सकते हैं ओकेजनली, बट अदरवाइज पूरा ठीक है, नॉर्मल है। लिक्विड डाइट जो है, लिक्विड डाइट तो पहले से सॉलिड है नहीं, तो वो हाँ। तो वहां से तो जाएगा ही नहीं, उसको निकलना ही पड़ेगा यूरिन के थ्रू। इसलिए कोलोन जो रहता है ना अपना बंद हो जाता है वो टाइम पे। इसलिए हम बोलते हैं एनीमा करो, अंडरस्टूड? इसलिए मैं बोलता हूँ एनीमा करो। और लिक्विड में अगर आप लिक्विड में अगर आप नमक नहीं मिलाते हो तो वो पेट में ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसमें से जो लिक्विड फॉर्म में जो टॉक्सिन रहेगा वो यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगा। अगर आप उसी लिक्विड में अगर आप नमक डाल दोगे तो फिर वो डाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू जाएगा टोटल, उसको इंटेस्टाइन के थ्रू जाना ही पड़ेगा फिर, क्योंकि उसमें नमक है ना, वो एसिड गया बॉडी के अंदर। वो क्या करेगा, इंटेस्टाइन में जो टॉक्सिन रहेगा उसको साफ करते हुए बाहर निकालेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डिटॉक्स जूस, हाँ, आप जिसको डिटॉक्स जूस बोलते हो। डिटॉक्स जूस बोलता हूँ। अगर आपकी ये समस्या रहती है सपोज की आपको और आपकी मदर को, तो मैं कहूंगा आपका डाइट प्लान, तो फिर मैं ये कहूंगा आपको सुबह में ग्रीन जूस, एशगार्ड जूस पीना चाहिए। एशगार्ड जूस में ग्रीन कोई भी मिला सकते हो आप, बराबर है, बीट रूट भी मिला लीजिए चलेगा। डिटॉक्सिफाइंग जूस पीना चाहिए आपको रोज सुबह। मोशन जो आता है वो तो आएगा ही मॉर्निंग में, उसके अलावा आपको आंवला, बीट रूट, एशगार्ड, ये सारी चीजें आपको इस्तेमाल करनी है जूस में। और आंवला नहीं है तो नींबू, और फिर पुदीना भी कर सकते, थोड़ा फ्लेवर आ जाएगा, और नमक, सेंधा नमक। ये जूस आप पी जाओ 2 से 3 ग्लास।
आपका मोशन आएगा ही आएगा। अंडरस्टूड? वो मोशन once in a while चीज है या रेगुलरली? रेगुलर डेली बेसिस पे। ओके। तो वो क्या करेगा कि आपके मोशन को रिलीज करेगा अगर तकलीफ है तो। फिर उसके बाद आपको फ्रूट खा लेना चाहिए 1.5-2 घंटे के बाद, लंच के लिए? लंच के लिए या फिर ब्रेकफास्ट के लिए। प्री ब्रेकफास्ट में जैसे मैंने बोला ना, जूस पीने के लिए। हाँ, पर वो जरूरत मतलब वो लंच के लिए ही खा सकते हैं क्या? मैं प्री ब्रेकफास्ट या ब्रेकफास्ट कुछ लेता ही नहीं था इस टाइम पे, सिर्फ वो एक जूस। तो कोई बात नहीं, जूस पिया सीधा डायरेक्ट लंच कर सकते हो फ्रूट का, सलाद का। अंडरस्टूड? हाँ। जैसे कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई 10-11 बजे नहीं खाना है, मैंने बोला ना कि भाई 8 बजे जूस पियो, 9:30-10 बजे फ्रूट खाओ, आपको मन कर रहा है नहीं खाना है मुझे 10 बजे फ्रूट, कुछ नहीं खाना है, सीधा डायरेक्ट लंच करना है, कोई बात नहीं। सीधा डायरेक्ट 1-1:30 बजे जब भी आपको लगे कि खाना है तो सलाद खा लीजिए या फ्रूट खा लीजिए पेट भर के, कोई भी एक। अंडरस्टूड? या तो पेट भर के सलाद खाइए या तो पेट भर के फ्रूट्स खा लीजिए। फिर उसके बाद क्या करना है, शाम को 4-5 बजे अगर वापस मन कर रहा है तो अगर सलाद खाया तो फ्रूट खा लीजिए, फ्रूट खाया तो सलाद खा लीजिए 4-5 बजे। और शाम को 7 बजे डिनर कर लीजिए, 7-7:30 से 8 बजे के आसपास अपना डिनर कर लीजिए ग्रेन वाला। अंडरस्टूड? क्या हो गया इसमें, पूरा दिन रॉ, एक ही टाइम ग्रेन। अभी ये क्या करेगा, एक तो पूरा खाली रहेगा, एंजाइम से भर जाएगा, जितना रॉ फूड जाएगा पूरा एंजाइम से भर जाएगा और साफ भी करेगा। जो ग्रेन खाओगे ना फटाफट बाहर आएगा दूसरे दिन, सुबह उठोगे ना भागना पड़ेगा आपको। अगर भागने की नौबत नहीं आएगी तो एटलीस्ट उठोगे तो 20 मिनट आधे घंटे के अंदर में आपको मोशन डेफिनेटली आएगा और अच्छा मोशन आएगा। शुरू में ऐसा आएगा, फिर धीरे धीरे आपको शायद उठेगी और तुरंत गए मोशन, ऐसा होता है। एक टाइम ग्रेन्स पे आ जाओ, फिर देखो आपका मोशन कैसा आता है। ग्रेन चिपकता है भाई बॉडी के अंदर में। गुरुजी, हाँ बोल। ये एशगार्ड का जो जूस होता है इसमें पानी मिलाना चाहिए कि थोड़ा मतलब जस्ट, क्योंकि वो बहुत थिक नहीं है, वो अपने आप में पानी बहुत है उसमें, लेकिन वो बनाने के बाद बहुत थिक हो जाता है, मिक्सर से निकालने के बाद बहुत थिक हो जाता है। छानने के लिए बहुत थिक हो जाता है वो जूस, ऐसा पतला नहीं आता, फिर वो थिक ऐसा वो पड़ेगा। उसको बोलता रहा हूँ मैं आपको, फिल्टर क्लॉथ से दबा के उसका पूरा निचोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के पूरा पानी अलग हो जाएगा और फाइबर अलग रह जाएगा। अंडरस्टूड? मैंने पहले ही बोला था कि छान करके पीना है उसको, और फाइबर डाल देना है, सिर्फ वो जूस पीना है। हाँ, फाइबर जाने दीजिए, फाइबर डिस्कार्ड कर दीजिए। लेकिन अगर हम पूरा थिक जूस पिए वैसे ही, तो मिक्सर वाला वो स्मूदी है और कुछ नहीं है, वो भी फायदा करेगा। ओके, वो भी फायदा करेगा गुरुजी। और लेकिन मैं कहूंगा कि उसको आप निचोड़ करके पिए। ठीक है गुरुजी। और दूसरा ये था कि मदर आपको योगा मॉर्निंग सेशन में उस दिन आप एक्सप्लेन कर रहे थे डायबिटीज के बारे में, उनको वो चार्जिंग खत्म हो गया था तो पूरी बात नहीं हो पाई थी, तो मैं आज उसी के लिए आपका कॉल भी आया था, तो सॉरी मैं उठा नहीं पाया किसी कारणवश। लेकिन वही सवाल था कि वो डायबिटीज के लिए वो जो 2 टाइम का साइंस जो था, जो डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित ने उनको बताया था कि इंसुलिन क्रिएट होता है, आप जितनी बार खाते हो तो इंसुलिन क्रिएट होता है आपकी बॉडी में, जिससे कि डायबिटीज नहीं ठीक होगा, तो इसलिए वो करती थी। तो लेकिन अभी उनको मतलब फॉलो करना है कि आप जो बता रहे थे कि उनको कैसे, उनको कितने टाइम से फॉलो कर रहे हो? आज के 1 महीना तो हुआ है, 1 महीना हुआ है एग्जैक्ट। कंट्रोल में आया है? हाँ, काफी कंट्रोल में आया है और वजन भी कम हुआ था। लेकिन अभी ये सवाल है कि मदर को आपने जैसा बताया है वो पूरा नेचुरोपैथी और वैसा फॉलो करना है डायबिटीज रिवर्स सर्कल के लिए, जैसे तेल नहीं खाना, तो वो मैं फिर आपको अलग से कॉल करके फिर पूछ लूंगा। देखो क्या होता है ना कि उन्होंने कोई परहेज बताई थी आपको कि ये अवॉइड करना, ये अवॉइड मत करना? हाँ, उन्होंने ये बताया था कि सिर्फ आपको 2 ही टाइम लेना है भोजन और बाकी कुछ भी नहीं खाना है। अगर भूख लगती है आपको तो सिर्फ 2 ही
चीजें आप खा सकते हो जिससे कि इंसुलिन क्रिएट नहीं होता, वो है बटर मिल्क, और दूसरा है प्लेन चाय विदाउट मिल्क वाली प्लेन चाय तो ये दो चीजों से ट्राइड एंड टेस्टेड जिससे कि इंसुलिन नहीं बनेगा आपकी बॉडी में। और बाकी को और कुछ भी नहीं खा सकते हो आप, चाहे वो छोटी सी मूंगफली का दाना हो या कुछ भी हो। नहीं, वो तो समझ गया मैं ये पूछ रहा था कि खाने में जो आपका जो 2 टाइम जो भोजन लेते हो उसमें कुछ परहेज बोली थी कि ये खाओ ये मत खाओ? नहीं, कुछ भी परहेज तो कुछ नहीं बोला है, सिर्फ सीक्वेंस फॉलो करने के लिए बोला है कि पहले आप ड्राई फ्रूट्स खाएंगे या शेंगदाने खाएंगे प्रोटीन्स के लिए, उसके बाद फिर आप सलाद खाएंगे, उसके बाद आप रोटी सब्जी दाल राइस ऐसे। तो ये सीक्वेंस फॉलो करने के लिए बोला है, बाकी बाकी कोई सीक्वेंस फॉलो करने के लिए, बाकी कोई परहेज फॉलो करने के लिए नहीं बोला है। बट लेकिन इतना ही है कि आप जो 2 टाइम मील लेते हो वो 55 मिनट्स के अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि 55 मिनट्स के ऊपर फिर सेकेंड साइकिल शुरू हो जाता है बॉडी का। तो इसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी के हाथों से उनका भी बुक भी पब्लिश हुआ है, रिवर्सल ऑफ डायबिटीज, जस्ट 15 दिन पहले 20 दिन पहले। और उनका भी काफी इंडिया में काफी बड़ा नाम है डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित का, डायबिटीज रिवर्सल के लिए। तो ये उनकी वीडियोस भी हैं काफी, और उनका ये काफी केस स्टोरीज भी आती रहती है डे टू डे बेसिस पे, जो कि जिनको बेनिफिट हुआ है डायबिटीज रिवर्सल के लिए। लेकिन इसमें मतलब नेचुरोपैथी और आपसे सुनने के बाद यही हमको लगता है कि गोली नहीं लेना है, मेडिसिन फ्री ठीक होना चाहिए। तो इसके लिए वो एलोपैथिक डॉक्टर है क्या? हो सकते हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से साइंस को समझाते हैं ना, आप जिस तरीके से बोल रहे हो ना, मैं समझ गया वो एलोपैथिक डॉक्टर रहेंगे। तो एलोपैथिक डॉक्टर से फिर इसमें आए होंगे वो। तो ये जो कंसेप्ट जो है ना, देखो जितने भी एलोपैथिक डॉक्टर डिजीज रिवर्सल में काम करते हैं ना, तो उनका एक पैर एलोपैथिक साइड रहता है, एक पैर नेचुरोपैथी या आयुर्वेदिक साइड रहता है, बराबर है। प्रोसेस काफी स्लो चलता है उनका, एक बात समझ लीजिए इस बात को, वो लोग गलत नहीं है। हाँ, प्रोसेस स्लो है, क्योंकि किसी को 1 साल लगता है, किसी को 6 महीने लगता है, 2 साल। हाँ, तो वो जो लगता है ना, क्योंकि वो ट्रेडिशन से नहीं आ रहा है, इट इज नॉट कमिंग थ्रू द ट्रेडिशन, वो बुक से आ रहा है, अपने अनुभव से उन्होंने क्रिएट किया है। अंडरस्टूड? तो ये क्या, जितने भी डॉक्टर्स को मैं जानता हूँ ना, हार्डली 1-2 डॉक्टर्स है जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने सीधा जंप किया ट्रेडिशन में, सब छोड़ दिया एलोपैथी, डायरेक्ट ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे। बाकी जितने भी डॉक्टर्स इस फील्ड में आए हैं, जो डिजीज रिवर्सल में जो काम कर रहे हैं, अपना एक पैर एलोपैथिक में रखते हैं, एलोपैथिक साइंस को लेकर की, यानी कि जो मेडिकल साइंस है, मेडिकल न्यूट्रिशन को रखते हैं, और एक पैर अपना इसमें रखते हैं। तो दोनों को इंटीग्रेट करके वो कराते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, रिजल्ट बड़ा लेट आता है। तो आपको मैं जैसे बताऊं कि डॉक्टर नंदिता शाह के बारे में आपने सुना है, जो वीगन कम्युनिटी में बहुत आगे ऊपर गई हुई है, शरण करके है, जो मूवमेंट काफी बड़ा मूवमेंट है उनका इंडिया में। तो वो भी डायबिटीज रिवर्सल करवाती है, वो उसने बुक लिखी है अपनी, बराबर है, उसको नारी शक्ति का पुरस्कार पता नहीं जो भी मिला है उसको। तो वो जो है वो भी डिजीज रिवर्सल करवाती है, लेकिन महीने लग जाते हैं, महीने 2 महीना 1 महीना कम से कम जाता है उसको रिवर्स करने में, महीना 2 महीना 3 महीना भी जाता है कई बार। तो मैंने ऐसे केसेस देखे, 90 डेज हो गए अभी भी रिवर्स नहीं हुआ है, मतलब बॉर्डर लाइन पे चल रहा है, खत्म नहीं हुआ मामला। तो ऐसा नहीं है कि सबके साथ में ऐसा हो रहा है, लेकिन क्या है ना कि प्रोसेस स्लो चल रही है। ये जो चीजें है ना, और बाकी की चीजों को भी वो ठीक करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम नहीं कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन उन्होंने किस तरीके से अपने थेरापी को डिजाइन किया हुआ है कि आपको ज्यादा कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े खाने पीने में। इसने बोला 2 टाइम खा लो, उसको पूछा नहीं कि नॉनवेज खाऊं कि नहीं खाऊं मैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डायबिटीज वालों को तो नॉनवेज टच भी नहीं करना चाहिए, इनफैक्ट किसी को टच नहीं करना चाहिए। डायबिटीज वाले को दूध टच नहीं करना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी पुणे के ही है, फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज करके उनका ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर मैं, वो एलोपैथिक डॉक्टर है, लेकिन वो 100% इसके अंदर में घुस गए, पूरा नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, योगा, उससे पूरी उसकी पढ़ाई की अलग से, बेंगलोर से एस व्यासा से, वहां से उन्होंने योगाचार्य की पदवी हासिल की, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम किया, पता नहीं जो भी किया, सर्टिफिकेशन डिप्लोमा डिग्री प्रोग्राम किया होगा उन्होंने, और फिर उसने तरह तरह के अलग अलग प्रोग्राम्स किए।
उन्होंने खाली मेडिकल सिस्टम को इसलिए रखा है खाली मेजर करने के लिए कि ये रिपोर्ट क्या बता रहा है बस, बाकी पूरा का पूरा उसका जो स्ट्रक्चर है ना एब्सोल्युटली प्लांट बेस्ड फूड है, नेचुरोपैथी के हिसाब से चल रहा है। तो ऐसे एक तो लोग ही है जो ये लोग इसके अंदर में घुस गए पूरा, नहीं करो तो ये ऐसे ही करो, वो रिजल्ट देते हैं ऐसे यूं रिजल्ट निकाल के देते हैं। डायबिटीज को टाइम थोड़ी लगता है, एक महीना 2 महीना। तो गुरुजी सुनिए, यहाँ पर मैं, आप दिल्ली में मोहन गुप्ता जी है, बराबर है, मोहन गुप्ता जी को यूट्यूब में सुन लेना, उनका प्रोग्राम भी चलता है, 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का, जूम पे भी चलता है, लाइव प्रोग्राम भी चलता है। तो वो मेरी नजर के सामने एक लेडी को 500 प्लस इंसुलिन रहता था उसका शुगर, 4 दिन के रिट्रीट के अंदर में चौथे दिन उसका शुगर 100 पे आ गया। आप समझ रहे हो मेरी बात? खाली डाइट और योगा से, और कुछ नहीं, खाली डाइट और योगा से 4 दिन। वो तो हैरान हो गई, बोली कि यार मतलब गैंग्रीन की अवस्था आ गई थी उसकी, तो डॉक्टर ने बोला था ये कंट्रोल में नहीं रहेगा, काटना पड़ेगा कुछ ना कुछ। ये फिर उसके अलावा हमने और भी बहुत सारे लोगों को देखा। डॉक्टर रॉय है, उसका प्रोग्राम है डायबिटीज के ऊपर में, डिजीज डायबिटीज प्योर डायबिटीज 72 आवर्स, डॉक्टर विश्वरूप रॉय, पूरा नॉर्थ उसको मानता है, अंडरस्टूड। तो 72 घंटे में वो क्या बोलता है, मेरा डाइट प्लान है, फॉलो करो, 72 घंटे के अंदर में आप डायबिटीज से बाहर हो, गोली बंद आपकी पूरी, सब कुछ बंद। तो गुरुजी पॉइंट यही था कि एक्चुअली आपका डाइट फॉलो करना है डायबिटीज के लिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए ये तो बोला कुछ नहीं, जो मैं बोलता हूँ वही करो, सिंपल चीज है, 2-2 टाइम अनाज खाते रहोगे और 2-3 महीना निकल जाएगा आपका निकालने। तो फिर कल से गोली बंद करके वो डाइट प्लान शुरू कर देंगे क्या हम लोग? शुरू करो, हाँ सिंपल डाइट प्लान शुरू करो, और उसमें फ्रूट्स वगैरह फिर सब खा सकते हैं उसमें। हाँ कल फोन करो, आपको आराम से बताऊं। मैं आपको फोन करता हूँ, समझ में आया। ठीक है। अदरवाइज वैसे तो नहीं चलेगा, ये तो क्या महीना 2 महीना चलता रहेगा। इसमें तो मैं डे 1 भी बोल रहा हूँ कि 2 टाइम अनाज नहीं खाना है, 2 टाइम अनाज नहीं खाना है। आप मुझे घुमा फिरा के पूछ रहे थे सर ऐसा वैसा वैसा, लेकिन मैं अपनी बात पढ़ा रहा, नहीं वो गलत है ना, मैं बोलता रहा ना गलत है गलत है गलत है, होगा ही नहीं। मैं खाली एक सवाल पूछूंगा ना, उसमें से मुझे पता चल जाता है कि आपका डाइट गलत है। क्योंकि अगर मेरा प्रोग्राम, मैंने क्या बोला कि अगर ये प्रोग्राम अगर कोई जैसा है वैसा फॉलो करता है ना, मोशन उसका दूसरे तीसरे दिन सॉल्व हो जाता है। अनलेस एंड अनटिल हार्ड कॉन्स्टिपेशन चल रहा हो, वीक में खाली 2 टाइम मोशन आता हो, 3 टाइम मोशन आता हो, उनके लिए थोड़ा हमको एडिशनल एफर्ट डालनी पड़ती है। पहले संप्रक्षालन कराओ, बाद में फिर देखो मोशन उसका ठीक ठाक हो जाता है। मुझे पता है ना, मैं खाली इतना ही पूछता हूँ मोशन कैसा आया, बस मेरे पास में खाली 9 पॉइंट्स है। मेरे गुरुजी ने मुझे 9 पॉइंट दिए, बोले कि ये 9 पॉइंट पूछ लेना अपनी बात में, उनमें से एक भी पॉइंट अगर उसने बोल दिया कि हाँ ऐसा होता है, मतलब समझ देना गलत कर रहा है कुछ। अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो उसके लिए हमें कोई रिपोर्ट की जरूरत ही नहीं है, मुझे आई डोंट नीड एनी रिपोर्ट। मुझे पता है कि आपका खाना गलत है, बस दैट्स इट। ठीक है ठीक है, कल आपको अलग से। जी। चलिए फिर, बहुत ही आनंद आया, बहुत ही मजा आया। अभी वैसे देखा जाए तो प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है अपना, अभी टॉक में अभी कुछ है नहीं कि मैं बस खाली आऊं और यही चलता रहेगा। आपको कुछ डाउट होगा, सवाल जवाब, तो बेटर है कि आप मुझसे पर्सनली संपर्क कर सकते हो। वैसे देखा जाए तो प्रोग्राम ऑफिशियली जो टॉक जितना मुझे डिलीवर करना था, जो नॉलेज डिलीवर करना था, वो सारा डिलीवर कर दिया कंटेंट। अभी आपको कभी भी कुछ भी डाउट हो, प्रश्न हो, तो मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो। बराबर है, योगा अपना पूरा महीना चलता रहेगा। ये महीना जो है अभी और 9 दिन है, उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ जो होगा वो पेड हो जाएगा। आप लोगों ने जो भी अमाउंट पे किया है, मेरा जो रिवीजन चार्ज जो रहता है, मतलब मैं बेसिक अमाउंट लेता हूँ 3600 रुपीज, अंडरस्टूड। उसमें मॉर्निंग का योगा अपना फिक्स रहता है। कोई महीना मैं नहीं कराता हूँ, 21 डेज जो अभी चला था, नेक्स्ट मंथ मैं करने वाला हूँ, क्योंकि 3-4 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है कि सर हम करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट मंथ अगर उनका फाइनल कंफर्मेशन आता है तो मैं 21 डेज का प्रोग्राम लूंगा, शाम का जो सेशन चलता है। अदरवाइज मॉर्निंग का योगा का सेशन चलता रहेगा। बराबर है? चलिए फिर तो बहुत ही आनंद आया। और अगर कोई
गलती से अगर मैंने कुछ ऐसा कुछ बोल दिया हो तो क्षमा याचना चाहता हूँ मैं। नहीं तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा था हमको। शाम को जो प्रोग्राम करते थे लेक्चर, हमको बहुत अच्छा लगता, आनंद आता था। थैंक यू। मिस करेंगे शाम को। एक्चुअली अभी ऐसा लगता है कि हम मिस करेंगे हम और मिस करेंगे रोज शाम का। हाँ। क्या होता है ना, जितना मतलब मैंने ये टाइम पिछले महीने मैंने कम लिया था, मैं एक शार्प 1 घंटे में खत्म करता था। आपके ऊपर पार्टिसिपेंट के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। पार्टिसिपेंट अगर रिसीविंग मोड में होता है ना, तो यहाँ से हमको डिलीवरी अच्छी देने को बड़ा अच्छा नेचुरली हम एक कनेक्ट हो जाता है। तो हमारा एवरेज सेशन 1.5 घंटा चला है, पता है आपको। हम 10 बजे से पहले हमने बंद नहीं किया है। तो आप हिसाब लगा लीजिए, आई थिंक सो हमने 20 सेशन या 19 सेशन लिए हैं मैंने। अगर हम 19 सेशन भी अगर लेते हैं, लिए हमने, बराबर है, इवनिंग का 19 into 1 पॉइंट करेंगे तो तकरीबन 25 घंटे का कंटेंट हमने डिलीवर किया है। 25 आवर्स और प्लस मॉर्निंग का योगा का जो प्रोग्राम जो अपना चलता है, ये तो मैंने राजी खुशी से ये महीना मैंने, क्योंकि इंटरनेशनल योगा डे था, मैंने सोचा एक दिन क्यों फ्री योगा कराएंगे, पूरा महीना योगा फ्री कराओ, लोगों को बेनिफिट कराओ। 2-4 दिन कोई योगा करेगा नहीं चलेगा, तो मैंने कहा कि पूरा महीना योगा फ्री करा दे दो। तो जो लोग सुबह के सेशन में आते हैं फ्री में, उनमें से लोग डेली आते हैं। अभी उनका भी मुझे मैसेज आ गया कि सर अभी हमको तो आदत लग गई है, अभी हमको नेक्स्ट मंथ आपके साथ जुड़े रहना है। बोला आ जाइए फिर, और क्या। तो वही है, और तो बस क्या है। तो ये प्रोग्राम बेसिकली क्या है ना कि असल में ये प्रोग्राम मैं सोचता हूँ कि ये प्रोग्राम से मैं क्या लोगों को कराता हूँ। मेन बात क्या है कि इस प्रोग्राम से आपके जिंदगी में वैल्यू ऐड कराता हूँ। आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड होती है कि भाई कैसे खाना है, कैसे हेल्दी रहना है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, विषय है। जैसे कि ये एक सिंपल पॉइंट जो अभी हमने चर्चा की थोड़ी देर पहले, कि जहां मुझे पूछना पड़ा कि भाई रॉ फूड हल्का है, एक फ्रूट हल्का है, या एक सब्जी हल्की है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये कॉमन सेंस की भी कमी है आज के समय में। आप सोचिए ना, हम अपने सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट है, आप शायद अपने कामकाज में, अपने विषय में इंटेलिजेंट हो गए, ब्रिलियंट हो गए, लेकिन जो नेचर से जो चीज आ रही है, जिसके लिए हमें कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है, बॉडी के अंदर में जो इंटेलिजेंस है वो अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है, बराबर है। अगर उसको खाली सुनना शुरू कर दोगे तो सारा नॉलेज आना शुरू हो जाता है। ये कॉमन सेंस मिसिंग है लोगों में। ये नहीं पता है कि फ्रूट हल्का है या फिर वो रोटी हल्की है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये नहीं, सब इतना कॉमन सेंस नहीं है। तो वो खाने से पता चल जाता है। रोटी खाते हो तो आपको 5 घंटा 6 घंटा पेट आपका भरा हुआ रहता है। फ्रूट खाते हो 2 घंटे में भूख लग जाती है। उसका मतलब क्या हुआ? गुरुजी, और एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो मैंने पहली बार पालक खाया, कल रॉ पालक खाया ऐसे ही, तो इतना रस और इतना जीवंतता महसूस हुई उसमें कि मतलब मदर नहीं खा पाई, क्योंकि वो आदत नहीं है ना, टंग को उस टेस्ट की आदत नहीं है। तो बस वही बात है। अदरवाइज इट्स रियली वेरी बहुत यमी है, पता है, बहुत जूसी है, जूसी है और बहुत अच्छा लाइट लगता है उससे। बिल्कुल लाइट लगता है। देखिए क्या होता है ना कि अगर हम ये नहीं खाएंगे ना, तो हम जो ग्रेन खाते हैं ना, वो साफ नहीं होगा बॉडी से। एक और कॉमन सी सेंस है जो इस प्रोग्राम के माध्यम से शायद पता चला होगा। दूध के बारे में मैंने जो बोला कि भाई क्यों नहीं लेना चाहिए, जो भी मैंने साइंस समझा है, एक चीज आप समझिए, सारा कुछ भूल जाओ। एक ही बात अगर आप याद रखोगे ना कि ये दूध हमारे बॉडी में क्यों डाइजेस्ट नहीं होता अच्छे से और क्यों म्यूकस पैदा करता है, उसका हमारा लिविंग एग्जाम्पल है। आप बर्तन में दूध को डालो, 2 मिनट के बाद उस दूध को दूसरे बर्तन में डालो और मुझे उसको खाली पानी से साफ करके दिखाओ, एकदम नीट एंड क्लीन होगा क्या? आपको डिटर्जेंट लगाना ही पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा? अभी एक बर्तन में आप फ्रूट का जूस बना करके रखो या पल्प बना करके रखो, उसका जो भी है, मैंगो पल्प बना करके रखो, उसको दूसरे बर्तन में डालो, कुछ नहीं होगा, पानी से साफ हो जाएगा। ये कॉमन सेंस भी अगर आपको समझ में आ गया ना,
और इसी में पता चल जाता है कि बर्तन में दूध चिपक जाता है तो हमारे पेट पे नहीं चिपकेगा क्या, हमारे बॉडी के अंदर में? बस खत्म हो गई बात यहाँ पर में। इसके आगे कोई लॉजिक की कोई जरूरत ही नहीं है कि भी बोलेगा कि बॉडी उसको भाई म्यूकस कैसे नहीं फॉर्म होता है, म्यूकस ये बर्तन में चिपक गया, लेने भाई तेरा दूध। तेल की भी सेम कंडीशन है, तेल एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालो, देखो 2 मिनट रखो, आपको साबुन लगाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। यू कैन नॉट क्लीन विद द प्लेन वाटर। अंडरस्टूड? ये जो चीज है ना, ये मुझे ऐसा लग रहा था पहले, अरे यार ये तो कॉमन सेंस की बात है, इसमें क्या मैं लोगों को सिखाऊं, इसमें क्या नॉर्मल। लेकिन जब मैं लोगों को सिखाना स्टार्ट किया, बोलना शुरू किया, शेयर करना शुरू किया, मैं बोला अरे यार चमत्कार, मतलब इनको इसके बारे में पता ही नहीं है कि हाँ यार बात तो सही है। मैं बोलता हूँ तब समझ में आता है उनको। ये बहुत ही सिंपल चीज, और कुछ नहीं है। जब मैं कहता हूँ, अगर कोई बोलता है, जैसे कि अभी यहाँ अभी आज के टॉपिक में क्या हुआ, एज कॉमन सेंस की बात हुई, जैसे इन्होंने बताया कि वो बता रहे थे कि ब्रेक डाउन होने में तकलीफ होती है, जूस में नमक मिलाया था, फटाक से टॉयलेट भागना पड़ता है। आप 5 आंवला खा जाओ और अपना टॉयलेट रोक के दिखा दो मुझे, अब जो बोलोगे मैं हार जाऊंगा। 5 फ्रेश आंवला अपने जूस में मिला करके आप वो जूस पी जाओ, आप कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे अपने मोशन को। रॉ फूड है ना, रॉ फूड है। 5 आंवला मिला दो या खा जाओ, दोनों में से एक करो। खाने में तो क्या होता है ना, सौर बहुत रहता है, खट्टा बहुत रहता है, तो कई बार दांत पकड़ जाते हैं हमारे। मैं खा सकता था, मैं पहले खाता था कच्चा आंवला, ऐसे ही कच्चा आंवला ऐसे ही खा जाता था। लोग बोलते हैं आंवले का मुरब्बा बड़ा अच्छा होता है, तो साले आंवला पूरा खाना, तू मुरब्बा क्यों खा रहा है? आंवला खा एज इट इज। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? आप कल ट्राई करना, अगर आंवला है तो घर पे, नहीं है तो लेकर के आओ, बराबर है। जो जूस बनाकर उसमें 5 आंवला डाल दीजिए, बस आप मिला दीजिए उसमें आंवला, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। सॉल्ट के साथ आना, मिनी शंख प्रक्षालन हो जाएगा, पता है? मिनी शंख प्रक्षालन हो जाएगा। उसमें सॉल्ट मिलाना ना, मिलाना है तो, नहीं मिलाओगे तो भी चलेगा। आंवले में अगर सॉल्ट नहीं मिलाओगे तो भी वो साफ करेगा पेट आपका। अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो ये जो चीजें है, तो इट प्रूव्स पेट साफ करना और लैक्सेटिव्स की जरूरत नहीं है। आप बस खाली अपना फूड चेंज करो, पेट साफ, अपना पेट टोटली साफ। और लग रहा है कि पेट भरा हुआ है तो खाना मत खाओ ना भाई, अवॉइड करो ना, पहले पेट को साफ करो, जगह बनाओ, बाद में खाओ। ये कॉमन सेंस है, इसमें क्या, अभी इसमें डॉक्टर की थोड़ी जरूरत है। इसमें कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है। आप मुझे और 1 महीना सुनोगे ना, और 2 महीना सुनोगे ना, आप खुद डॉक्टर बन जाओगे, फिर आप लोग कंसल्टेशन काउंसलिंग लेना शुरू कर दोगे। मैं आपको सीरियसली बताता हूँ, इसमें है, मैंने कितने लोगों को इस तरीके से ठीक किया है मैंने। अभी आप बोलते हो कि भाई खाली वो बिना दूध वाली चाय पियो, अरे तो बिना दूध वाली चाय पी, कैसे भी चाय पी दो, आप चाय की पत्ती पी रहे हो। एक काम करो, चाय जो है, जो पौधा है ना, चाय का पौधा लेकर के आओ, उसकी चाय बनाओ, मैं मना नहीं करूंगा, वो भी बिना दूध वाली, पानी में उबाल करके पिए आप बस उसको। लेकिन आप वो वाली चाय पीने की बात कर रहे हो कि वो चाय ले लिया आपने, उसकी पत्ती बन रही है फैक्ट्री में, उसमें केमिकल डाला हुआ है, अभी वो चाय आप पीते हो, बोलोगे दूध नहीं रहा है, तो चलो एक तो अच्छा है कि दूध नहीं डाला उसमें, लेकिन वो चाय जो है, वो चाय इंटॉक्सिकेंट है। चाय पीने से खून गर्म हो जाता है, मतलब क्या हुआ, दारू पीने से भी खून गर्म होता है ना, सेम चीज है, सेम चीज है। तो चाय नहीं पीनी है तो नहीं पीनी है, फिर ब्लैक टी हो या फिर ऐसी टी हो या फिर दूध वाली चाय हो, कोई भी चाय हो, हमारी नफ्स को कमजोर कर देता है वो। आप जो चाय पीता है ना, उस मॉर्निंग योगा में पता चल जाता है, उसको पता है। ये सारा चीज बंद करो, 15 दिन में पता चल जाएगा कि बॉडी इतना फ्लेक्सिबल कहां से हो गया एकदम से। कितनों को लग रहा है जो एकदम डिलीजेंटली फॉलो कर रहा है और एवरी डे उनको फ्लेक्सिबिलिटी में इंप्रूवमेंट दिखता हो योगा में। योगा जो है ना, वो हमारा बैरोमीटर है, बिलीव मी। आपने क्या खाया है ना, योगा मॉर्निंग की प्रैक्टिस आपको बता देगा कि आपने सही खाया गलत खाया। मैं अगर आज चाय पी जाऊं ना, कल मुझे है ना दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी प्रैक्टिस में। आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन मुझे पता चलेगा कि मेरा बॉडी रेजिस्ट कर रहा है। पेट में थोड़ा सा भी अगर मल रह जाता है ना, तो भी बॉडी रेजिस्ट करता है मेरा, पता है।
रेजिस्ट करता है मेरा बॉडी, मैं उड़ नहीं पाता हूँ, जो मुझे उड़ाना पड़ता है अपने शरीर को, उठाना पड़ता है ना, वैसा कर नहीं पाता हूँ मैं, भारी लगता है बॉडी। तो ये जो रहता है ना हमारा कंद स्थान जो है, कोलोन, जठराग्नि, वो एब्सोल्युटली नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, आपकी एनर्जी वाइब्रेंट तरीके से आगे बढ़ेगी। ये सारी चीजें, अनाज है, दाल है, कॉफी है, दूध है, चाय है, ये सब चौक कर देता है कोलोन को, ट्रैफिक जाम कर देता है वहां पर। उस चीज का ये लॉजिक ध्यान में रखो, इसलिए मैं बोलता हूँ योगा करो, पता चलेगा आपको। जिनसे फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं होती, नहीं प्रॉब्लम ही हुई है कि उनका कोलोन चौक है। चलिए फिर, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस सेशन तो एवर एंडिंग चलता ही रहेगा, कोई इसमें कोई एंड ही नहीं है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू अन्ना, थैंक यू। थैंक यू सो मच। कल सुबह मिलते हैं योग के सेशन में। ओके, बाय। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सबको, थैंक यू।